अरे अरे अरे, सुनो 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 सुनो। क्या तुम्हें पता है क्लास 10th के आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हो गया है, साइंस का पेपर, है ना? देखो 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 कैसे खुश हो रहे हैं कि साइंस का पेपर भैया लीक कैसे हो गया। लीक कैसे हो गया साइंस का पेपर? अरे बेवकूफो, साइंस का पेपर लीक नहीं हुआ है। बट आज जो मैं कराने वाला हूं वो आप जब अभी पेपर देने जाने वाले हो सुबह के समय पर, वो आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं साइंस के वो सारे टॉपिक्स जो कि बार बार पूछे गए हैं। पूरी साइंस हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करेंगे बारी 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 करके। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट एक बार बस आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई आज तुम्हारा जोश कैसा है, एक बार मुझे उस जोश के बारे में बता दो। देन हम एक बार आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे अपने जोश के बारे में बता दो यार, जोश एक बार मैं तुम्हारा जान लेता हूं। एक बार अपने जोश के बारे में बताएं, देन हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 40,000 स्टूडेंट्स, 51,000 स्टूडेंट्स सॉरी, यहां पर हैं। एंड मुझे पता है इस समय पर तुम्हें घबराहट हो रही होगी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि प्रशांत भैया ऐसा लग रहा है सब बर्बाद हो गया है ना, कि नंबर आएंगे नहीं आएंगे। एक लाइन आज तुमसे बोलता हूं, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना कि भैया मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, डर लग रहा है ना? बट आज मेरी एक चीज अपने दिमाग के अंदर डाल लो कि यार जब तुम इस एग्जाम में देने जाओगे ना, जो साइंस का पेपर होगा वो तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे आसान पेपर होने वाला है। और इस पेपर में तुम फोड़ के आने वाले हो। खुद पे भरोसा रखो एक बार। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, जिन स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे पहले के लाइव सेशन नहीं देखे हैं, उनको मैं बता देता हूं हम क्या करने वाले हैं। आज हम हर एक चैप्टर को शॉर्ट तरीके से रिवाइज करेंगे, मतलब हर चैप्टर 10-10 मिनट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर करेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल यह है हम शुरू कौन से चैप्टर से करें? हम केमिस्ट्री करें, फिजिक्स करें, बायोलॉजी करें? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। और अगर यहां पर हमारी टीम से कोई देख रहा है तो एक बार पोल भी डाल देना स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स देख पाएंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स में से किससे हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना? मुझे पता है तुम आधे से ज्यादा तुम में से कोई सोए नहीं हो, मैं खुद नहीं सोया हूं मेरी जान, मैं नहीं सोया हूं यार। ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें और भी ये सारी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो नहीं सो पाया हूं मैं, और मुझे पता है तुम भी नहीं सोए हो। ठीक है, काफी सारे तुम में से। चलिए, स्टूडेंट्स लिख रहे हैं भैया फिजिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। अरे यार तुम इतनी सारी ओपिनियन क्यों दे देते हो? चलिए भाई, 81,000 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी हियर, कांग्रेचुलेशंस। आज हम जो करने वाले हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से तुम्हारे पेपर में सवाल बनने हैं, ना बने तो जब पेपर देके आओ तब बता देना, इस सेशन को उसके बाद देख लेना, इसमें से सवाल आएंगे, इट इज गारंटेड। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं। बहुत सारे लोग यहां पर बोलेंगे प्रशांत भैया आपको क्या एक्सपीरियंस है? मैं बस आपको मैं आज तक कभी नहीं बोला, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोल देता हूं। जब कोई मुझसे एक्सपीरियंस की बात करता है, मैं बोलता हूं मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं पढ़ाने के, बट इस 4 से 5 साल में जो मैंने मेहनत करी है वो कोई नहीं देख पाता। क्योंकि इन 4 से 5 साल के अंदर तुम्हारे प्रशांत भैया इंडिया के 3 सबसे बड़े न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं इनके अंदर फीचर हो चुके हैं एज इंडियाज बेस्ट टीचर फॉर साइंस। तुम आर्टिकल जाकर देख सकते हो। उसके अलावा 5 किताबें लिख चुका हूं, जिसके अंदर से 3 किताबें ऑलरेडी इंडिया की बेस्ट सेलर है। ठीक है, तो ये सारा एक्सपीरियंस है जो कि मैं तुम्हारे लिए आज लेकर आया हूं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं यार, केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि बच्चे मेजरली केमिस्ट्री 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 लिख रहे हैं। बेटा बायो को क्या है ना, बायो को हम आखिरी में करते हैं। क्यों करते हैं बायो को आखिरी में? क्योंकि बायो में बहुत ज्यादा रटने का है, तो तुम्हें आखिरी तक रटा रहेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 92,000 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी हियर। आज बनाते हैं एक नई स्ट्रीक, एक नई कहानी, 1 लाख स्टूडेंट्स की फिर से। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर उनको मैं कराऊंगा भी, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, देखते चलना। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आप देख सकते हो, बैलेंसिंग पे आपका एमसीक्यू आपके पेपर में शायद आपको दिख सकता है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिएक्शन की एक्टिविटीज पे आपको दिख सकता है, कलर चेंज एक्टिविटीज, रिडॉक्स, ये सारी चीजें भी करा रहा हूं। ठीक है, एसिड बेस में जैसे इंडिकेटर, पीएच स्केल, क्लोर एल्कलाई जो प्रोसेस होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पीओपी, वॉशिंग सोडा, ये जो लास्ट वाली रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी, और मेटलर्जी में जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड। इसमें तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट जो लास्ट की रिएक्शंस होती हैं,
एस्टरिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन, वो भी वापस से रट लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की जितनी भी डायग्राम्स हैं, स्पेशली ह्यूमन हार्ट और आपका जो रेस्पिरेशन का होता है वो वाला डायग्राम। उसके अलावा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आप देख सकते हो हार्मोन का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा न्यूरॉन बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन के अंदर बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसटीडी पे एक एमसीक्यू आ सकता है। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं लिख के आ गया हूं, अब ज्यादा समय खराब नहीं करते, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ऑलरेडी देख सकते हो, जैसे हेरिडिटी के अंदर मेंडल्स लॉ वगैरह, इन सबको ही पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। 1.5 घंटे का समय मैं आपसे मांग रहा हूं, क्या आप मुझे समय दे पाओगे? आप मुझे बताओ, क्या आप ये मुझे समय दे पाओगे? क्या आप यहां पर 7 बजे तक या फिर 6:30 तक रह पाओगे क्या? हाँ या ना में जवाब दे दो मेरे दोस्त आज यार। 1 लाख स्टूडेंट हो गए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। 1 लाख स्टूडेंट, एक बार फिर ये हमने कर दिखाया है। एंड दिस इज द पावर ऑफ फ्री एजुकेशन। और आज का पेपर हम फोड़ के आने वाले हैं, इस बात को हमें याद रखना है। बिना सोए आज तुम्हें जोश से पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज थोड़ी सी रिस्पेक्ट आप लोगों को भी करनी पड़ेगी और चीजों को रिवाइज करते हुए चलना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद केमिस्ट्री। फटाफट से केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में देखो सबसे पहला जो रिएक्शन है जो कि होती है हमारी मैग्नीशियम की रिएक्शन सबको याद रखनी है। Mg क्या होता है? रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये जलता है तो डैजलिंग फ्लेम्स होती है, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी होती है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज बैलेंसिंग। देखो जैसे कि बैलेंसिंग आपको करनी होती है, बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या होता है? बैलेंसिंग का एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि मान लो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें ये बैलेंस करनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि इसकी एक बार बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लो। पहले देख लो Al, तो आप Al देखोगे तो यहां पर आपका 1 है, यहां पर आपका 2 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसको जो है मैं क्या कर दूंगा? 2 से आपको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो SO4 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां पर कितने हैं? यहां पर हैं 3। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हाइड्रोजन होगा यहां पर 6, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर भी 6 हाइड्रोजन अपने कर दूंगा। तो फाइनल आपकी बन गई 2Al प्लस 3H2SO4, Al2SO4 3H2। इस प्रकार से हम सारी की सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। ओ बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। 1,06,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आर हियर, बहुत सही। तो इस प्रकार से हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग का एमसीक्यू के अंदर सवाल आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो जो आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी, ध्यान से देख लें। पहली रिएक्शन क्या है? पहली रिएक्शन है आपकी जब हम क्विक लाइम को पानी में मिलाते हैं। याद रखना, जब हम क्विक लाइम को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनाता है? CaOH2। और यहां पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बेटा? हीट रिलीज होती है। प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। याद रखेंगे कैसा है? एक्सोथर्मिक। दूसरी रिएक्शन होती है ये वाली हमारी, जिसके अंदर हम CaOH2 को हम क्या करते हैं? इसके अंदर से हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास कर रहे होते हैं तो क्या बनाता है हमारा? क्या बनाता है भैया? बायोलॉजी कराऊंगा मेरी जान, सब्र रखें। बायोलॉजी भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ करेंगे, शांत रखेंगे। क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है। किन पार्टिकल्स में टूट जाता है? एक बार याद करो, दिमाग पर जोर डालो। और ये रिएक्शन बहुत बार आती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी? थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है, जिसमें कि किस में बदल जाता है? CaO, और ये टूट जाता है प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक मेरा तुमसे सवाल है, तुम्हारा रिवीजन टेस्ट ले लेता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड का किस टेस्ट से हम चेक करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है? कौन सा टेस्ट है? बताओ, कमेंट के अंदर बताओ कौन सा टेस्ट है? कौन सा टेस्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा टेस्ट है भैया? एक बार फटाफट से बता देंगे, फटाफट से बता देंगे। लाइम वाटर टेस्ट। बहुत बढ़िया, लाइम वाटर टेस्ट होता है। अगली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है PbNO3 की, जिसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है भैया बिखर जाता है, टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। किसके अंदर टूट जाता है? लेड नाइट्रेट हमारा सबसे पहले बनाता है आपका, क्या बनाता है? PbO प्लस प्लस NO2 और प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हमें एकदम याद रखनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी शायद आपके लिए आपकी क्रश या फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया ये तो बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है, लेड ऑक्साइड की रिएक्शन हमें एकदम याद रखनी है। ये भी क्या है? डीकंपोजिशन। अगला एक और है जो कि है आपका फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, जो आपका फेरस सल्फेट होता है इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। क्या बोलते हैं बेटा? इसको ग्रीन विट्रोल। जब इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं तो क्या होता है? ये पहले तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाले, ये मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं और इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है कलरलेस,
नो कलर। उसके बाद क्या होता है, जब हम इसे फर्दर और हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या, SO3। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये ध्यान रखेंगे क्या हुआ, कलर, कलरलेस, और उसके बाद Fe2O3 और SO2 SO3। ठीक है बेटा, साइंस का पेपर है, प्यार से दे दो, ढंग से दे दो। एसएसटी की जिम्मेदारी आपको पता है दिगराज सर ने ले रखी है, मैथ की जिम्मेदारी शोभित भाई ने ले रखी है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपर की टीम आपके साथ रहती है, ठीक है। तो ये आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने की मुझे जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और आपका डीकंपोजिशन, वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो आपको पता है ना, वो सब मुझे आपको यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि मुझे आपको बतानी है वो एक बार मुझे बताना आप, जो कि है ये वाली, नोट करें। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इसको याद कैसे करना है, CuSO4 का जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लू, ब्लू। और जब आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 बना देता है तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो याद रखना, ब्लू कलर का सोल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, या तो एक्टिविटी में से डायरेक्टली इसमें से सवाल आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस पे एक सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या सवाल आ सकता है, आपका जो वाटर है उसको हम तोड़ देते हैं H2 और O2 के अंदर। सवाल ये आएगा कि जो O2 है और H2 है, कौन सा एनोड पे होता है, कौन सा कैथोड पे होता है, एक बार बता दो। कौन सा एनोड पे होता है, कौन सा कैथोड पे होता है। कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं, ये तो मुझे कुछ ज्यादा, अच्छा 1,10,000, बहुत बढ़िया, 1.1 लाख। एंड ये हमने बना दिया फिर से हिस्ट्री, एंड मजा आ गया। चलिए पढ़ते हैं, बाद में सेलिब्रेट करेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल आपके पेपर के अंदर आपको दिख सकते हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुन लो यार, शायद आपका पेपर बहुत तगड़ा बन जाएगा अगर आपने ध्यान से सुन लिया आज तो। किस पे होता है, याद रखना, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे ऑक्सीजन। फिर से बोल रहा हूं, एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। एक और चीज याद रखेंगे, जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, डबल होती है। उसकी वॉल्यूम डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला ये मैं आपको बता चुका हूं, ये वाली एक्टिविटी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन डालते हैं तो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जो पहले चैप्टर की जो एक्टिविटीज थी इंपॉर्टेंट, जो रिएक्शंस थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट हमने कर ली हैं। एक एक्टिविटी आप ध्यान से सुन लो, अगर हम एक जिंक को लेंगे और उसे एक एसिड के अंदर डालेंगे जैसे कि H2SO4, तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, बोलो यार, तो क्या होगा, क्या होगा, जो होगा मंजूरे खुदा होगा, नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अब मेरा एक सवाल आपसे, जो कि एग्जामिनर का भी आपसे सवाल बन जाएगा, कि जो हाइड्रोजन गैस है उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, पॉप साउंड, पॉप साउंड। याद रखेंगे बेटा, पॉप साउंड टेस्ट से। किससे करते हैं बेटा, पॉप साउंड टेस्ट से। तो जो हाइड्रोजन गैस यहां पर बनेगी, यहां पर जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, उसकी टेस्टिंग हम करते हैं कैसे, पॉप साउंड टेस्ट से। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये सवाल पूछा गया हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, अगली ये रिएक्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पर आप नोट करिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पीएच। पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पीएच स्केल की एक नॉर्मल सी चीज आप समझ लो, पीएच कैसे काम करता है। पीएच होता है आपका 1 से लेकर 14 तक, वैसे 0 से ही आप मान सकते हो, 0 से लेकर आपके 14 तक। जो आपका बीच का होता है जिसको हम बोलते हैं 7, यहां पर होता है न्यूट्रल। जितनी भी आपकी एसिड्स होती हैं वो 0 से लेकर आपकी 7 तक लाई करेंगी, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक आपकी बेस लाई करती हैं। न्यूमेरिकल सवाल आपको पीएच पे बिल्कुल मिल सकता है आपके पेपर के अंदर, जिसमें कि आपसे ये बोला जाएगा कि भाई सुनो, एक ऑब्जेक्ट है, एक आपसे सवाल पूछ ही लेते हैं। मान लो आपसे ये बोल दिया pH ऑफ A इज ग्रेटर देन pH ऑफ B। अब बताओ A और B में से एसिडिक कौन, ज्यादा एसिडिक कौन, A या B में से एसिडिक कौन, बेटा बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या बात है, तुमने तहलका मचा रखा है, पूरे यूट्यूब को हिला दिया है। शायद यूट्यूब में कहीं लैगिंग वैगिंग आ जाए, क्योंकि जब इतने स्टूडेंट्स होते हैं तो यूट्यूब में भी लैग आने लगते हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है। किसमें, ए में बी में, बेटा बताओ, बी में है बेटा। देखो जिसका पीएच कम होगा,
जिसका पीएच कम होगा मतलब उसका पीएच इस तरफ होगा, जिसका पीएच कम होगा उसका पीएच इस तरफ होगा। इसका क्या मतलब है, याद रखना, जिसका पीएच कम वो ज्यादा एसिडिक, जिसका पीएच ज्यादा वो ज्यादा बेसिक, याद रखेंगे। तो इसका उत्तर होगा आपका बी। इस प्रकार से आपका पीएच का सवाल आएगा। अब एक टेबल के अंदर सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देख लो, एसिड बेस की सारी रिएक्शंस देखो। पहली है आपकी क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एक सवाल क्लोर एल्कलाई का बिल्कुल बनेगा, और आज मैं बोल रहा हूं पेपर उठा के देखोगे सवाल दिख जाएगा, इसलिए सतर्क रहें। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के अंदर क्या होता है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के अंदर हम NaOH बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, रिएक्शन देख लो फटाफट से। NaCl को लेते हैं और पानी को लेते हैं, NaCl और पानी को मिलाते हैं, सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, दिमाग के अंदर घोड़े दौड़ाओ फटाफट, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या बनता है, NaOH, Cl2 और H2। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। NaOH कहां पर काम आता है, यूजेस कहां है, यूजेस जरूर देख लेना, प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 1,20,000 स्टूडेंट यहां पर आ चुके हैं, एक बार फिर ताली बजाएंगे, खड़े हो जाओ, जोश में आ जाओ, अगल बगल के अंकल आंटियां डर जाएंगे, क्या हो गया भाई यार इसका, क्या आपके घर वाले सब डर जाएं क्या हो रहा है इसको, बट आपको आज सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। तो क्या सीन है, हम NaOH के हमें बिल्कुल पता चल गया कि यूजेस क्या क्या है, ये आपको पता चल गया, सोप इंडस्ट्री वगैरह के अंदर काम आता है। उसके अलावा क्या है, आपको एक चीज याद रखनी है कि Cl2 जो होता है वो कहां पर काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, और जो H2 है वो कहां काम आता है, वो एक तरीके से बहुत अच्छा फ्यूल है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजनेशन के अंदर काम आता है। आगे देखते हैं, ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, बेटा याद रखेंगे CaOCl2। अब ये कैसे बनता है, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं आपका लाइम वाटर और उसको क्या करते हैं Cl2 से मिक्स कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये 2-3 रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। और उससे हमारा क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है वो आपको पता है, जितने भी आपके स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं वहां पर क्या डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ताकि पानी साफ हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा की ये जो रिएक्शन है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप इसे याद नहीं कर पाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अगर कर पाओ तो अच्छी चीज है। बेकिंग सोडा हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा इज यूज्ड कहां पर, बेकिंग सोडा कहां यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा होता क्या है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। कहां यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कॉम्पिटेंसी के अंदर सवाल आएगा कि बेकिंग जो आपका पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वो क्यों यूज किया जा रहा है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, क्योंकि याद रखना जब इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो एक गैस निकलती है, उस गैस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन को कट कर देती है। और जैसे ही उसने ऑक्सीजन को कट करा तो क्या हुआ भैया, जैसे ही उसने ऑक्सीजन को कट करा तो भैया ऑक्सीजन खत्म, फायर ओवर, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो समझ गए, याद रखेंगे बेकिंग सोडा NaHCO3 मेन काम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज होता है। क्यों यूज होता है बता दिया। अगला देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का पूरा फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा में। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, गिप्सम से बनता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। गिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना, गिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। याद रखेंगे, गिप्सम का ये वाला फॉर्मूला होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तुमने जो आग लगाई है लोगों के दिलों में, और मेरे भी दिल में जो तुमने आज आग लगाई है, मजा ही आ गया। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कहां होता है, बिल्डिंग्स के अंदर और ऑर्नामेंट्स के अंदर, बहुत सारी जो चीजें बनती हैं उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज किया जा रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे एसिड बेस की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। अब हम बढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम देखते हैं फटाफट से, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज मेटल नॉन मेटल में है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और याद कर लो क्या होता है भैया, याद कर लो क्या होता है। 131 के, बहुत अच्छी चीज है, बताएं क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेस प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। याद आ गया, जो दोनों है ना, दोनों जो शो करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो कि बेस एंड एसिड दोनों को शो करते हैं। दो एग्जांपल याद रखो, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक होता है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दोनों जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखना, जब भी आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बट एक ऐसा मेटल है जो कि बोलता है कि भाई मैं नहीं निकालूंगा हाइड्रोजन गैस। वो कौन सा मेटल है, सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा एसिड है जिससे कि मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती।
नहीं निकलती। याद करो, याद करो, याद करो। हैं अबे एक बच्चा लिख रहा है ब्रेक, तेरे को पकड़ के मारूंगा दोस्त मैं, ऐसा मत करे, पेपर है, पेपर में ब्रेक हो जाओगे तुम, टूट जाओगे, शिद्दत से टूट जाओगे। याद रखेंगे कौन सी होती है? नाइट्रिक एसिड। याद रखना HNO3। ये एक ऐसी एसिड है जो कि बोलती है कि भाई मैं हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करूंगी, बट दो ऐसे मेटल होते हैं जिनके साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, और उन दो मेटल को हम बोलते हैं क्या? एक तो मैग्नीशियम और एक है अपना मैंगनीज। क्या है? Mg और Mn, मैग्नीशियम और मैंगनीज। याद रखेंगे दोनों एग्जांपल और HNO3 को भी। ठीक है, एक चीज और याद कर लो, एक चीज और याद कर लो, एक मिक्सचर होता है जिसमें कि हम किसको मिक्स करते हैं? जिसमें कि हम HNO3 और HCl को मिक्स करते हैं। HNO3 और HCl को मिक्स करते हैं, एक मिक्सचर होता है, आप इसका नाम कमेंट के अंदर लिखोगे। एक मिक्सचर होता है जिसमें कि हम 3:1 के अंदर इसको हम मिक्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया। अगर सवाल आ गया व्हाट इज एक्वा रीजिया, तो याद रखना दो चीजों को, हम मिक्स कर रहे हैं, दो एसिड्स को। इसका काम क्या है? इसका काम ये है मेरी जान कि ये जो है, ये जितने भी आपके नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है जैसे कि गोल्ड वगैरह, उनको मेल्ट करने के काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो सवाल आ सकता है आपको, देखो मैंने वैसे बोला था सारे एलिमेंट्स का याद कर लेना अगर मैराथन देखी थी। अगर नहीं याद करा है, सुन लो मेरी बात। पहली चीज HGS। HGS कहीं पर भी लिखा आ जाए पेपर के अंदर तो समझ लेना ये है सीना बार। क्या बोलते हैं इसका नाम? क्या है? सीना बार। सीना बार। ठीक है, एक तो नाम आपको बता दिया। उसके अलावा आप याद रखना अगर जिंक का आ जाए तो ये होता है अपना जिंक कार्बोनेट। ठीक है, क्या है ये? जिंक कार्बोनेट, जो कि होता है अपना कैलामाइन ओर। याद रखेंगे। उसके अलावा अगर ZnS लिखा आ जाए तो ये होता है हमारा जिंक ब्लेंड। क्या होता है ये? जिंक ब्लेंड। इन सबके नाम अगर तुम्हें याद नहीं है तो अभी मैंने 2-3 बार में करा दिए। अब सुनो मेरी बात, एक सवाल आ सकता है डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? रोस्टिंग के अंदर हम ऑक्सीजन देते हैं, कैल्सिनेशन के अंदर हम ऑक्सीजन नहीं देते। रोस्टिंग के अंदर याद रखना जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? SO2। और कैल्सिनेशन के अंदर जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? बोलो यार, कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखेंगे। अब एक चीज याद कर लो, एक चीज याद कर लो, प्रोसीजर को याद कर लो। पहला प्रोसीजर होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फिर होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद क्या होता है? कैल्सिनेशन, या फिर आपका जो भी यहां पर यूज हो रहा है, कैल्सिनेशन यूज होगा या तो आपका रोस्टिंग यूज होगा। जब भी सल्फाइड ओर होगा तो हम क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। जब भी सल्फाइड ओर नहीं होगा हम क्या करेंगे? हम कैल्सिनेशन करेंगे। बड़ी सिंपल सी कहानी है। ठीक है, यहां पर आपको जिंक सल्फाइड के एग्जांपल से आपको समझा भी दिया है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना दिया? जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार का प्रोसेस होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज रह गई मेरी जान, सुन जाओ, सुनो। देखो वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है? इसका एक डायग्राम था एनसीईआरटी के अंदर, अगर डायग्राम नहीं याद किया है कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो मेरी बात, डायग्राम इस प्रकार से होता है। एक बीकर के अंदर एक रॉड डालते हैं इंप्योर कॉपर की, इंप्योर कॉपर की रॉड डालते हैं एनोड पे। किस पे डालते हैं बेटा? एनोड पे। और दूसरी तरफ क्या करते हैं? प्योर कॉपर की रॉड डालते हैं। किसकी डालते हैं? प्योर कॉपर की। किस पे? कैथोड पे। याद रखना कैथोड और एनोड पे कौन सा है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम क्या कर रहे हैं? जितने भी ये इंप्योर के पार्टिकल्स हैं ना, यहां के जो पार्टिकल्स हैं जो, वो उन सबको नीचे हम सेटल कर देते हैं, और जो प्योर पार्टिकल्स हैं उनको उठा उठा के इसमें हम डिपॉजिट करा देते हैं। इसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। याद आ रहा है? किस किस को याद है? किस किस को याद है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? एक बार फटाफट से बेटा, फास्ट कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा। स्लीपिंग क्रॉस प्रशांत भैया की लाइव, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी 1,40,000 स्टूडेंट्स आर हियर। चलिए 1.5 लाख का आज रिकॉर्ड बना देते हैं, है ना? ये सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का आपका प्रोसेस याद है? कॉपर के केस में मेजरली हो रहा होता है। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल आ सकता है। आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज सुन लो। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, जब भी आयोनिक कंपाउंड का नाम आए तो नमक को इमेजिन कर लेना, नमक की सारी प्रॉपर्टीज लिखी आना। जैसे कि नमक कैसा होता है? ब्रिटल होता है। दूसरा क्या होता है? उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तीसरा क्या होता है? नमक पानी में तो मिल जाता है बट बाकी सॉल्वेंट्स में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगला देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बेटा क्या होता है बताओ?
हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर या फिर दूसरे मेटल्स के ऊपर एक कोटिंग लगा देते हैं, किसकी, जिंक की, याद रखेंगे, जिंक की एक कोटिंग लगा देते हैं, किसके ऊपर, मेटल्स के ऊपर जिंक की एक कोटिंग लगा देंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अलॉय, अलॉय के अंदर आपको एक एग्जांपल याद रखना है, जो कि है आपका किसका, जो कि आपका स्टील का, स्टील का अलॉय आपको याद रखना है, आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन को मिलाकर हम स्टील बनाते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड पे फटाफट से। अगला हमारा है कार्बोनेट्स कंपाउंड। सुनते जाओ मेरी जान, जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। सारे ये टॉपिक्स वो हैं जो कि आपके पेपर के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं दिखेंगे। शायद अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा हो, जो कि मैं नहीं चाहता आपकी ऐसी स्थिति हो, बट अगर है तो ये टॉपिक सुन जाओगे ना मेरी जान, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर बनेगा। सुन लो अब देखो, कार्बोनेट कंपाउंड की कुछ एक दो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको पहले बता देता हूं। पहला यह था कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। यह सवाल आपके पेपर के अंदर बिल्कुल आ सकता है कि कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। तो याद रखना, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये उन चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देगा, अगर वो उन्हें दे देगा बाहर आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो उसे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और उतनी एनर्जी उसके पास नहीं है। और दूसरा आता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने पास ले लेगा, तो होगा क्या कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। याद रखना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एनर्जी नहीं है, और अगर ले लिए तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखने। इस वजह से कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। रीजन आपको बता दिया है, बहुत बढ़िया है ना। ये आपको आई गेस एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ मैं आ रहा हूं। ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी भी करेंगे मेरी जान, थोड़ी सब्र रखें आप, थोड़ी सब्र रखें, थोड़ी सब्र रखें। आज 1.5 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तुम भी पढ़ते चलो। देखो इथेनॉल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। जब भी इथेनॉल को K2Cr2O7 या फिर KMnO4, याद रखना K2Cr2O7 या तो KMnO4 के अंदर क्या कराया जाएगा, रिएक्ट कराया जाएगा। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अच्छा एक बात मुझे बताओ, तुम नोमेनक्लेचर आता है तुमको, नोमेनक्लेचर आता है, एक बार जल्दी बता दो। नोमेनक्लेचर आता है सबको, नोमेनक्लेचर आता है ना सबको। कोई ऐसा तो नहीं है ना यहां पर जो कह रहा है भैया यार हमें तो नोमेनक्लेचर ही नहीं आता, ऐसा तो कोई नहीं है ना, जल्दी बताओ। आता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत। नोमेनक्लेचर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नोमेनक्लेचर के डायग्राम आ सकते हैं, तो नोमेनक्लेचर अब मैं प्रैक्टिस कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी पास है, नोमेनक्लेचर समझने में टाइम लगता है, तो अब उनकी प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहां से हटाओ। अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है और हाइड्रोजन को हटाकर डिस्प्लेस कर दे रहा है। नीचे देखो, अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको पहले दिखा देता हूं, जो कि है मेरी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा जो इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, सवाल आता है एक्स और वाई की फॉर्म में, कि ये कंपाउंड है एक्स और एक कंपाउंड है वाई। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 में मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। याद रखना, एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। सवाल आपके पेपर में आएगा X प्लस वाई इज Z, और जो Z है ना, Z वो क्या है, Z जो है ना भैया आपका, वो ना स्वीट स्मेलिंग प्यारा प्यारा सा सब्सटेंस है। जहां पर स्वीट स्मेलिंग लिखा आ जाए समझ जाना, Z तो है मेरा एस्टर, और X और Y में से एक होगा इथेनोइक एसिड, एक होगा इथेनॉल। अब सवाल में सिर्फ इतना नहीं गिवन होगा, सवाल में एक और स्टेटमेंट गिवन होगी कि ये जो Z है ना, ये Z, इस Z की रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो जो कंपाउंड बनते हैं ना, उनमें से एक कंपाउंड X होता है, इनमें से एक कंपाउंड X होता है। ये कौन सी रिएक्शन है, ऊपर वाली देखो, सोपिनिफिकेशन। मतलब जब हम एस्टर को उठाते हैं और एस्टर को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो मेरा इथेनॉल था ना, वो वापस आ जाता है। देखो ये मेरा प्यारा प्यारा इथेनॉल वापस आ गया, इथेनॉल वापस आ गया। तो ऐसा सवाल आएगा एक्स वाई जेड की फॉर्म में, पहले एक्स प्लस वाई जेड बना दिया, फिर जेड का रिएक्शन NaOH से कराया और वापस एक्स आ गया। तो अब आपको पता चल गया जो एक्स है वो क्या है, इथेनॉल है, और वाई है क्या है, इथेनोइक एसिड है। एक सवाल आएगा पेपर के बाद आकर बोलोगे प्रशांत भैया यार बात तो तुमने सही की थी, सवाल तो दिख गया मेरे को, इसमें से आता है एस्टरिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन रिएक्शंस बोथ आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट और देखो इसके अंदर जो कि आप याद कर लो,
जो कि आप याद कर लो, जो कि है जनरल फॉर्मूला। इन जनरल फॉर्मूला को याद कर लो, रट लो, अगर नहीं रटा है तो देखो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है क्या, CnH2n-2। ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि PYQ के अंदर डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, एल्कीन का बता दो, एल्काइन का बता दो, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी चीज है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बढ़िया। 150 के स्टूडेंट्स आ रहे यार, एक बार फिर जोरदार तालियां बजाओ कि आसपास में पड़ोसी हिल जाएं, सब सोच में पड़ जाएं कि भाई क्या पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो आ जाओ वापस, आओ इथेनॉल को देखते हैं। इथेनॉल जो है एक रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ। याद रखना, H2SO4 जैसे ही आता है तो H2SO4 बोलता है क्या, पानी 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 पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। तो ये क्या करता है, सारा पानी खींच लेता है और इथीन बना देता है, प्लस वाटर बना देता है। याद रखना, याद रखना, ठीक है। इथेनॉल H2SO4 में क्या बनाएगा, इथीन और प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। इस चीज को हमें याद रखना है। एक इस चैप्टर की आखिरी चीज रह गई, ऐड आ गया भैया। यार मैं ऐड लगाता नहीं हूं, यूट्यूब वाले खुद पता नहीं कौन से ऐड, कहां के ऐड लगा देते हैं भैया, मैं क्या करूं, तुम खुद बताओ। अब सुनो मेरी बात, एक सोप का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी रह गई है, सोप को ध्यान से सुन लीजिए। सोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको। सोप के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है सोप का हेड और एक होता है टेल। जो उसका हेड होता है ना, वो तो होता है आपका हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब उसका पानी से प्रेम होता है। और जो उसका ये होता है ना टेल, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, वो क्या, पानी से नफरत करता है, ठीक है। तो जैसी डर्ट आती है क्या बनाती है, मिसेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, मिसेल बनाता है, मिसेल लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से। ये आप देख सकते हो ऐसे, तो डर्ट को ऐसे ट्रैप कर लेता है, ये एक मिसेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कौन बनाता है, ये हमारा बनाता है प्यारा 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 दुलारा, कौन, सोप, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर है तो बताओ, फटाफट बताओ। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या, हम चारों चैप्टर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे रिवाइज हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो एक बार जोश मीटर अपना कमेंट कर दो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बायोलॉजी की तरफ, फटाफट बताओ। आ रहा है, देखो मेरी जान, अगर एनर्जी नहीं है मेरे को मजा नहीं आएगा। सुन मेरी बात, मैं आज सोया नहीं हूं रात भर से, काम में लगा हुआ था तेरे लिए, तेरे एग्जाम के लिए, ठीक है। जब इतनी डेडिकेशन मेरी है तो तेरी भी मुझे चाहिए, तो उस डेडिकेशन को गिरने मत दे, फोकस लगा के रख। चल आजा, अगला देखते हैं। फटाफट से बायोलॉजी को शुरू करते हैं, विद फुल जोश फटाफट से आए और बायोलॉजी को शुरू करते हैं। और बायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डायग्राम्स। डायग्राम्स मैंने बोला था बार बार प्रैक्टिस करो। जैसे कि हमारा सबसे पहले जो डायग्राम हमारा आ जाता है, जो कि हमारा न्यूट्रिशन का, तो न्यूट्रिशन वाला डायग्राम हम सबको आना चाहिए। माउथ में क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लें। माउथ में क्या होता है, माउथ में होता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। फिर क्या करता है, ईसोफेगस। फिर क्या आता है, स्टमक। स्टमक में तीन चीजें, HCl, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक है। फिर हमारा फूड नीचे जाता है, दो गुंडे नीचे बैठे हुए हैं। दो गुंडों का नाम बताओ फटाफट से, दो गुंडे कौन है नीचे। पहला है हमारा कौन सा, लिवर, दूसरा पेनक्रियास। लिवर क्या करता है, लिवर आता है और लिवर बोलता है कि भाई मैं तो ना बाइल जूस दूंगा। बाइल जूस में क्या था, बाइल जूस जो था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि बाइल जूस ने क्या करा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा क्या करा, जो फूड था उसको एल्कलाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो फूड था वो पेनक्रियाज ने भी अपने जूसेस दिए, जिसके अंदर उसने ट्रिप्सिन, लाइपेज वगैरह दिया। फिर उसके बाद वो फूड आ गया कहां पर, वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, विलाय। क्या है, विलाय, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो क्या करती हैं, अब्सॉर्ब कर लेती हैं सारे खाने को, ठीक है। वहां पर अब्सॉर्प्शन हो गया, फिर खाना चला गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे, वहां पर पानी सारा का सारा निकल गया और फिर एनएस पे जाकर एक्सक्रीट हो गया। ये पूरी की पूरी आपकी साइकिल थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मेरे को फटाफट से बताओ क्या ये हमें क्लियर है, जल्दी बताएं। चलो, नेफ्रॉन का डायग्राम देखो। नेफ्रॉन का डायग्राम अगर अभी तक याद नहीं कराया दोस्त, तो अब मत करना प्लीज, अब मत करना, अब समय नहीं है। तुम नेफ्रॉन का डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करो, बाकी जो डायग्राम आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, उससे बढ़िया, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जाइलम क्या होता है, प्लांट के वो टिश्यूज जो कि वाटर को कंडक्ट करते हैं। दूसरी चीज, ये रूट से ऊपर पानी को लेकर जाते हैं, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं।
फ्लोएम क्या करते हैं, फूड को कंडक्ट करते हैं, और ये बाय डायरेक्शनल होते हैं, ये लीव से हर जगह पर आपके जो फूड है उसको लेके जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है, तीन टाइप की आपकी अलग अलग ब्लड की वेसल्स रहती हैं। पहली है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स और तीसरी है कैपिलरीज। वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टरीज क्या होती हैं, जो कि ब्लड को हर्ट से अवे लेके जाती हैं। वेन्स क्या होती हैं, जो टूवर्ड्स लेके जाती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, इन दोनों का मिड जंक्शन। अब सवाल क्या आएगा कि आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं, वेन्स जो होती हैं थिन होती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर प्रेशर हाई होता है, याद रखेंगे, प्रेशर हाई होता है। अगला सवाल आएगा कि जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्व्स क्यों होती हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, वेन्स के अंदर वॉल्व्स क्यों होती हैं? क्योंकि ब्लड जो होता है वो बैक फ्लो ना कर जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में वॉल्व्स लगी होती हैं। दोनों सवाल समझ गए? ये दोनों सवाल आपके पेपर के अंदर दिखने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं ह्यूमन हार्ट को। फटाफट से आ जाओ, ये डायग्राम देख लो। ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं मेरी जान, अगर आप ये डायग्राम नहीं बना के, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे डायग्राम को मत बनाना, ठीक है। आप वीक डायग्राम भी बनाकर आओगे ना तो भी चल जाएगा। एग्जामिनर एकदम परफेक्ट डायग्राम नहीं ढूंढते, एग्जामिनर ढूंढते हैं परफेक्ट आंसर। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम यार बिल्कुल सुंदर डायग्राम बनाओगे सुजा के तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। तुम एग्जामिनर को कैसा लिख कर आते हो, कैसा रिप्रेजेंट करके आते हो, वो इंपॉर्टेंट है। डायग्राम उतना फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम गंदा बनाओगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेवलिंग सही करके आना, ठीक है दोस्त, लेवलिंग। और अगर किसी सवाल में कुछ ना आ रहा हो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख के आना है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, इतना बता रहा हूं, सब कुछ लिख कर आना है। चलिए अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड आता है लंग से ब्लड आता है, लंग से ब्लड आता है। ये रहा आपका लंग्स, मान लो, यहां से ब्लड आता है किसकी मदद से, पल्मनरी वेन्स की मदद से। किसकी मदद से, पल्मनरी वेन। फिर होता है लेफ्ट एट्रियम, फिर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। एक सवाल बता देता हूं जो कि आपके पेपर में आपको दिखेगा कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी जो वॉल्स हैं वो थिन है, और जो ये नीचे वाला है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी जो वॉल है वो थिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल है ना, उनको ब्लड को ऊपर पंप करना है, उनको ब्लड को पंप करना है, तो उनको पंप करना है, तो इसलिए उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा मोटी हैं, बहुत ज्यादा थिक हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, इसने पंप करा और आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला गया। बॉडी से खून आपका डीऑक्सीजनेटेड हो गया, वापिस से आएगा कहां से, वीना कावा। नाम याद रखेंगे, वीना कावा की मदद से वापिस आया, वीना कावा की मदद से वापिस आया, और उसके बाद कहां पर आया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद पल्मनरी आर्टरी की मदद से वापस से कहां चला गया, लंग में। याद रखेंगे, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, आयोटा और वीना कावा, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चारों लेबलिंग करके आनी है। अगर लेबलिंग नहीं करी, क्या बात है, 1,60,000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं यार, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जोश में रखना है। चलिए, तो ये आई होप ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड ये पूरी की पूरी हमारी लेबलिंग आपको ढंग से बना के आनी है, ये लेबलिंग आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन वाला जो है ना, ये डायग्राम वैसे तो इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बार बार पूछा भी गया है, तो ये डायग्राम तो आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, बट इसकी लेबलिंग बिल्कुल ढंग से देखना, क्योंकि एक चीज में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और जहां पर आपके नंबर कटेंगे। याद रखो, फेरेंक्स जो होता है वो ऊपर होता है, लेरिंक्स नीचे होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं कल आंसर शीट देख रहा था, लेरिंक्स को ऊपर बना रहे हैं, फेरेंक्स को नीचे, फेरेंक्स ऊपर, लेरिंक्स नीचे, याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम होता है, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं है सच। अगर आपने प्रैक्टिस करिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट बता देता हूं। इंपॉर्टेंट है एल्वोलाई, सवाल आएगा कि एल्वोलाई कैसे गैसेस का एक्सचेंज करता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। जो एल्वोलाई होता है वो क्या करता है, एल्वोलाई ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप मान सकते हो ऐसा है कुछ, ठीक है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर है ब्लड वेसल्स। क्या है, ब्लड वेसल्स। अब क्या होता है, एल्वोलाई के अंदर आता है क्या, ऑक्सीजन। यहां पर है ब्लड वेसल के पास है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट ब्लड वेसल के अंदर एक बड़ी ही प्यारी चीज है जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देता है। इसकी वजह से यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो याद रखना, सवाल आएगा पेपर के अंदर, एल्वोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, समझाकर आना, एक छोटा सा डायग्राम बना देना और बता देना कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपका सवाल आने वाला है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे क्या है हमारा, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट की ये जो केमिकल रिएक्शन है बेटा,
ये आपको याद रहनी चाहिए। 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे फोटोसिंथेसिस का सवाल आएगा या नहीं आएगा वो मैं गारंटी से नहीं बोल सकता, बट अगर आ गया तो बोनस होगा, क्योंकि ये सबसे आसान रिएक्शन है और आपको याद भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब बढ़ते हैं एक्सक्रीशन में। अब देखो एक्सक्रीशन का डायग्राम जो है ना वो मैं यहां पर लेकर नहीं आया हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायग्राम अब नेफ्रॉन का तुम्हें सिखाऊंगा, समय बीत चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। अब वो किडनी वाला जो ऐसा अपना डायग्राम है ना बेटा, वो आप याद रखना कि जो किडनी होती है उनसे दो यूरेटर आती हैं। यूरेटर से आपका क्या जुड़ा होता है, यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा होता है, और उससे नीचे क्या होता है आपका यूरेथ्रा होता है। किडनी, यूरेटर और आपका यूरिनरी ब्लैडर, और क्या है ये, यूरेथ्रा। याद रखना ये पूरा का पूरा, तो आपको फ्लो जो है, फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या होता है बेटा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है उसका डायग्राम टफ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब उसको कराने का बेटा कोई लॉजिक नहीं है। उसके फंक्शन आपको रिवाइज करा देता हूं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा आपका होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये तीन जो आपके प्रोसेस होते हैं वो आपके नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। जिन्होंने वो पढ़ रखा है उन्हें समझ आ गया होगा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो कह रहे होंगे भैया ये क्या बता दिया, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। 1,53,000 स्टूडेंट्स, इतना जोश, इतनी मोटिवेशन है ना आज यार, मजा आ गया मेरे को तो। मतलब वर्थ इट है आज यार, सुबह उठ के पढ़ना और मेरा पढ़ाना वर्थ इट है बेटा आज, है ना। चलिए, इतने बच्चे पढ़ ही रहे हैं तो आज एक छोटी सी लाइन और बोल देता हूं, जो कि हर सेशन में बोलता हूं, बट आज वो लाइन तुम्हारे लिए है। क्या? कि मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कि कौन है हम, है ना। और वक्त आ चुका है सबको जवाब देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन को। अब देखो ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं जिसमें से सवाल आएगा, वो है आपका फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में से एक पार्ट है जो कि है आपका सेरिबेरम। याद रखना, सेरिबेरम जितनी भी आप वॉलेंट्री एक्शंस कर रहे हो, वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, जितने भी आपके वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो कौन मैनेज करता है, वो आपके मैनेज करता है आपका सेरिबेरम। याद रखेंगे, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में क्या सवाल आ सकता है, तो याद रखना हाइंड ब्रेन में तीन अलग अलग पार्ट होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं डायग्राम, उससे आपको समझ आएगा। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका, यहां पर आप देख सकते हो, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। कौन कौन से? पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। अब याद रखना जो आपका ये सेरिबेलम होता है ना, सेरिबेलम, ये पता है क्या करता है, ये बड़ी प्यारी चीज करता है, ये बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। याद रखना, सेरिबेलम बैलेंस बनाता है। क्या करता है? बैलेंस बनाता है। और जो पोन्स और मेड्यूला होते हैं ना, ये वैसे दोनों ही आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस को मैनेज करते हैं। आपको अब मुझे बताना है, जो हमारी रेस्पिरेशन है, जो हमारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, वो पोन्स और मेड्यूला में से कौन मैनेज करता है? बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। मैं पानी पीऊं, तुम्हारी वो चेक कर लेते हैं। 1,65,000 स्टूडेंट्स आर हियर, वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, कौन करता है बेटा? पोन्स मैनेज करता है। याद रखना है, जो पोन्स होता है ये आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। और हार्ट बीट को कौन मैनेज करता है? हार्ट बीट, हार्ट रेट को कौन मैनेज करता है? बताओ। बताएं। बहुत बढ़िया बेटा, सबको ऑलरेडी ये सवाल आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपके सवाल आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आएंगे इसके अंदर। अगर आएंगे तो थोड़े लॉजिकल आएंगे। याद रखना, हार्ट रेट, मेड्यूला और पोन्स आपका क्या है? रेस्पिरेशन। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस। जो बॉडी का पूरा बैलेंस है वो कौन मैनेज करता है? वो करता है सेरिबेलम, आपका बैलेंस कर रहा होता है। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब बात करते हैं न्यूरॉन की, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भैया जिंदगी जिंगा लाला अगर न्यूरॉन पढ़ लिया तो। देखो न्यूरॉन का एक डायग्राम, आपको रफ डायग्राम बनाता हूं, टाइम बहुत कम है तो ऐसा एक डायग्राम बना देते हैं। अभी डायग्राम को जज ना करें और सुनते चलें। जो अपने न्यूरॉन का आगे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट क्या करता है? जो भी सिग्नल आते हैं उनको अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, और यहां पर होती है बॉडी, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करती है? सेल बॉडी जो है वो जितने भी आपके केमिकल सिग्नल्स आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ये होती है आपकी एक्सॉन, ये होती है आपकी एक्सॉन, और ये होती है आपकी क्या? नर्व एंडिंग। ये होती है, बच्चे लिख रहे हैं ये क्या है? अरे यार तुम समझो ना, समझने का काम करो। तुम्हें समझ आ रहा है ना डायग्राम मैंने क्या बनाया? अभी टाइम नहीं है बेटा, टाइम निकल गया ना तो जिंदगी फिर हो गई। फिर तुम बोलोगे भैया यार वो एक चैप्टर में वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देते तो नंबर इंक्रीज हो जाता। अच्छा तो सुन लो अभी फटाफट, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्या है आपका? ये है आपका नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या करता है?
सिग्नल को आगे ट्रांसफर करता है। और देखो अगला मान लो यहां पर एक न्यूरॉन है N2, इनके बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं बेटा, साइनेप्स। सवाल आएगा एमसीक्यू के अंदर कि साइनेप्स क्या, मतलब जो गैप जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। याद रखेंगे, ये पूरा फ्लो आपको समझ आ गया होगा होपफुली। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी और रह गई, जो कि है ध्यान से देखना, जो कि है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है बेटा, वो क्या होता है समझ लो मेरी बात। न्यूरॉन जो होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। जैसे आपके पापा ने आपको जोर से थप्पड़ मारा और जो आपके रिसेप्टर थे उन्होंने रिसेप्ट करा और वो जो सिग्नल लेके गए आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक, वो होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन। और जो वापस से सिग्नल लेकर आते हैं वहां से, वो होते हैं आपके म्यूटर न्यूरॉन। आपको पता होगा। तो ये देखो जब रिफ्लेक्स एक्शन कैसा होता है, जैसे कि इसने गर्म किसी चीज को हाथ लगाया, तो होगा क्या, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक और यहां से रिस्पॉन्स वापस आएगा इफेक्टर तक और हाथ हम ऐसे पीछे कर लेंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहां पर जहां पर सवाल आएगा वो मेरी बात सुन लो, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर सवाल ये आएगा, क्या ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है या नहीं। तो याद रखना, ब्रेन इन्वॉल्व होता है बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, ब्रेन की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं, बट डायरेक्टली डिसीजन के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। बट अगर आपका सवाल आता है तो याद रखना, यस ब्रेन इज इन्वॉल्व, ब्रेन इन्वॉल्व रहता है। चलिए 1,67,000 स्टूडेंट्स आर हेयर एंड हम आज एक नई इतिहास रच रहे हैं। और मैं बस आज आपसे एक चीज बोल रहा हूं, अगर आपने जो पिछले 4 दिन की मेरी मेहनत है अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको पेपर देके आना है। एक गूगल फॉर्म इसी वीडियो के, इसी लाइव के नीचे आपको मिलेगा। उसमें ना एक गूगल फॉर्म है जिसमें कि आपको एक वीडियो अपनी रिकॉर्ड करनी है, आपका पेपर कैसा गया, जो सवाल कराए थे क्या उनमें से सवाल आए, जो आपकी मैराथन कराई थी क्या उनसे सवाल आए। ऑनेस्ट अपना ओपिनियन आपको डालना है ना। और उस जो आपकी जो गूगल फॉर्म है उसके अंदर आपको वो अपनी वीडियो डालनी है ना। या फिर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी लगा सकते हो, मैं वहां से भी आपकी वीडियो देख पाऊंगा। मुझे आपके पास ओपिनियन जानने हैं और मैं खुश होऊंगा कि जो मेहनत हम कर रहे हैं जब ये रंग लाएगी ना बेटा पेपर में, और तुम मुझे बताओगे वीडियो के थ्रू, भैया यार मजा आ गया यार, भैया हुआ यार पेपर, भैया फोड़ दिया साइंस का पेपर, वो मेरे लिए बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन के अंदर बात करते हैं। प्लांट हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, कुछ ये याद रखना, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एबिसिक एसिड। अब देखो एक एक टर्म बता रहा हूं जिसमें सवाल आ सकता है। ऑक्सिन जो होता है वो हमेशा स्टेम पे प्रेजेंट होता है। मान लो ये स्टेम है, स्टेम का जो ऊपर का पार्ट है, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ऑक्सिन। तो याद रखना सवाल आ जाएगा कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि स्टेम की टिप पे प्रेजेंट होता है, तो वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका ऑक्सिन। चलिए और अगला है गिबरेलिन। गिबरेलिन जो होता है वो प्लांट ग्रोथ और जो आपकी इसमें वैसे ज्यादा सवाल नहीं आते तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो, गिबरेलिन साइटोकिनिन में कंफ्यूज मत हो, डायरेक्टली आओ आप एब्सिसिक एसिड पे। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ को रोकता है, ये तीनों ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, ये ग्रोथ को स्टॉप करता है। एक और होता है जो कि है इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, जो आपका फ्रूट है उसकी राइपनिंग कराता है, फ्रूट को पकाता है। तो सवाल आ सकता है कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि आपकी फ्रूट की राइपनिंग करवाता है, तो याद रखना उसका आंसर होगा इथाइलिन। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, जोर जोर से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्लांट मूवमेंट। देखो 2 प्रकार के प्लांट मूवमेंट होते हैं, एक होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक, और एक होता है आपका नास्टिक। ट्रॉपिक और नास्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट्स होते हैं जिनके अंदर एक्चुअल ग्रोथ हो रही है बेटा, एक्चुअल ग्रोथ। याद रखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो हो रहे हैं जिनके अंदर बेटा एक्चुअल ग्रोथ हो रही है। इनके अंदर क्या हो रही है, कोई एक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही है। एग्जांपल क्या है, टच मी नॉट। टच मी नॉट फ्लावर को करोगे वो खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, क्या कोई ग्रोथ हो रही है, नहीं। तो वो क्या है, नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ग्रोथ। जैसे कि सनफ्लावर जो है सूरज की तरफ उग रहा है, ग्रोथ हो रही है बेटा। तो ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, डिफरेंस याद रखेंगे। ग्रोथ है बेटा, यहां पर ग्रोथ नहीं है। बस सिंपल सी इतनी चीज हमें इसके अंदर याद रखनी है। आगे देखते हैं फटाफट से, आगे देखते हैं हार्मोन्स को। अब देखो ह्यूमन हार्मोन्स के एक बार टॉपिक को ध्यान से समझ लो। कुछ हार्मोन्स, 3 हार्मोन्स लेकर आए हूं जिनमें से सवाल हर बार आता है। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके ब्रेन के अंदर होता है और ये क्या करता है, जो आपकी हाइट की जो ग्रोथ होती है, जैसे कि हमारे खली साहब है, तो उनके पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करा, ज्यादा हार्मोन्स को सेक्रेट करा, उनकी हाइट इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी। अगला है थायराइड। थायराइड भैया 2x पे क्यों चल रहे हो बेटा, 2x पे नहीं है, आज रफ्तार ही 2x पे है, क्योंकि आज 2x 3x 5x पे जाऊंगा, पर पढ़ा के सब कुछ जाऊंगा, सुनते जाओ। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड यहां पर है ना, थायराइड ग्लैंड यहां होता है, इसके अंदर एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है, थायरॉक्सिन। अब याद रखना कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर सवाल आ सकता है कि जो
हमें नमक के अंदर हम जो नमक खाते हैं, हमें क्यों बोला जाता है कि नमक के अंदर आयोडीन होना चाहिए? सवाल आएगा कि आयोडीन की क्यों जरूरत है, बताओ। तो याद रखना, आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन ग्लैंड, जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है, उनको सेक्रीट करवाने के काम आता है। आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो अगर आयोडीन नहीं होगा बॉडी में, थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा। अगर थायरोक्सिन नहीं होगा तो जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आयोडीन की इंपॉर्टेंस है। अगला है पैनक्रियास। अब देखो, पैनक्रियास जो होता है, उनके अंदर जो हमारा हार्मोन निकलता है वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन रखना। अब यहां पर आएगा कि अ पेशेंट राम हैज अ बीमारी, कौन सी बीमारी है? उसको है डायबिटीज। तो डायबिटीज क्यों हुई, उसका रीजन क्या है, वो आपसे पूछ लेगा। तो डायबिटीज होती है जब आपका इंसुलिन, जो आपकी जो बॉडी से इंसुलिन निकल रहा है, उसका जो लेवल है वो कम है। पानी याद दिला दिया बच्चों ने, शुक्रिया बच्चों, कितने प्यारे हैं, पानी पीने के लिए याद दिला रहे हैं। याद रखेंगे, पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन को रिलीज करता है। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक बार मुझे बता दो, अभी तक जितना हमने रिवाइज कराया क्या आपको समझ आया? अगर हां तो ओ और के ओके लिखेंगे फटाफट से। एक बच्चा लिख रहा है भैया ब्रेक दे दो। अब तुम्हारा और ये इन बच्चों का ना मैं नाम नोट कर लूंगा और तुमसे पहले पूछूंगा, पेपर दे के आओ। और जो ये ब्रेक लिख रहे हैं, इनका पेपर अगर बुरा हुआ, इनके नंबर अगर नहीं आ रहे होंगे, इनको पहले पकड़ूंगा यार। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी यार तुम नंबर नहीं लाए ना यार, भाई मेरा तो, मैं अंदर से टूट जाऊंगा, है ना। फिर मैं वो वाला गाना लगाऊंगा इंस्टाग्राम पे, खड़ा हूं आज भी यहीं, किसी का इंतजार है ना, तो वो वाला गाना लगा दूंगा मैं। तो इसलिए प्लीज यार फोकस करेंगे यार। देखें, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजरली दो ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सवाल आते हैं, जो कि है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन क्या होता है? जिसके अंदर नया पार्ट से नई बॉडी रीजनरेट हो जाती है। एग्जाम्पल याद रखना, इसका जो एग्जाम्पल है, कहां गया भाई? हाँ, इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका क्या? प्लेनेरिया और हाइड्रा। एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा फ्रेगमेंटेशन, उसका एग्जांपल याद रखेंगे, वो है स्पाइरोगाइरा। क्या है बेटा? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का ये डायग्राम भी देख लो, मुझे ऐसा लगता है ये डायग्राम आपके पेपर के अंदर आ सकता है। तो एक बार डायग्राम देख लो स्पाइरोगाइरा का, ये डिवाइड हो जाता है दो फ्रेगमेंट्स के अंदर, बस, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वो कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? राइजोपस। नाम याद रखना, डायरेक्टली नाम आ जाएगा। राइजोपस कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? तो आपको याद रखना है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही सारी चीजों को हम याद करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं लेना है। चलिए अब बात करते हैं प्लांट्स की फटाफट से। अच्छा, एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर रह गया, जो कि है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वीपी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की इंपॉर्टेंस आपको आनी चाहिए। अभी तक वैसे आपको इंपॉर्टेंस याद हो गई होंगी, नहीं हुई है तो बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंस है कि जो भी अपने प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? वो जो होते हैं उनके जो जेनेटिकली होते हैं वो एक दूसरे एकदम सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली जो होते हैं एकदम सिमिलर होते हैं, और डिसीज फ्री होते हैं, और इजी मेथड है, और फास्ट मेथड है, फास्ट मेथड है प्लस इजी मेथड है। तो ये आपके दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की इंपॉर्टेंस में याद रखने हैं। ये सवाल बिल्कुल आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एकदम याद रखना है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। कहां गया वो एक अपना फ्लावर ऑफ प्लांट रह गया, एक मिनट। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां से एक सवाल पक्का आएगा, या तो डायग्राम बेस्ड आएगा, मुझे ऐसा लगता है डायग्राम पे ही सवाल आएगा, या तो डायग्राम दे के लेबलिंग करने को पूछेगा, या तो डायरेक्ट बोलेगा डायग्राम बनाओ। बट एक सवाल यहां से पक्का बनने वाला है, देख लेते हैं। देखिए, ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए बेटा। अभी तक होपफुली ये डायग्राम आपको याद हो ही गया होगा, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो गए होंगे, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? एंथर और फिलामेंट। इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन, ठीक है। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। एक साथ क्या बोलते हैं? पिस्टल। एक साथ क्या बोलते हैं? पिस्टल। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख पा रहे हो, ये क्या है हमारा? ये है हमारा पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपको याद रहना चाहिए। मेल को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेमन, इसको हम बोल रहे हैं पिस्टल, ठीक है। ये दोनों, ये वो वाली पिस्टल नहीं है जो यूपी बिहार में चलती है, डिंग डिंग डिंग, वो वाली नहीं बेटा, ये अलग है, ठीक है। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कैसे होता है प्रोसेस समझ लो। ये जो आपका एंथर होता है, एंथर के पास होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होता है वो क्या होता है? उसके अंदर मेल गैमेट है, ठीक है। पोलन ग्रेन
इधर से यहां पर चला जाता है स्टिग्मा के ऊपर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सवाल आएगा व्हाट इज पॉलिनेशन, याद रखना ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, एकदम याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहां पर पॉलन ग्रेन आ जाता है। अब इस डायग्राम पे आओ, इस डायग्राम पे आओ फटाफट देखें। अब यहां पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन आ जाता है, फिर वो एक पॉलन ट्यूब बना लेता है और वो जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट के अंदर यहां पर भेज देता है और फाइनली क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। अब एक सवाल सुन लो जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा कि पोस्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन के बाद प्लांट्स के अंदर जो ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, याद रखना ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होता है वो आपको अभी कमेंट के अंदर बताना है। 177 के स्टूडेंट्स, आज लग रहा है कुछ तो हमने हिस्ट्री रच दी है, बहुत बढ़िया। जो आपका ओव्यूल है वो होता है सीड के अंदर कन्वर्ट, इस बात को याद रखेंगे, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, सीड के अंदर ये आपका कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं, आई होप ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से बढ़ते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, मेल और फीमेल। चलिए मेल को देखते हैं पहले, फिर हम फीमेल को देखेंगे। आ जाओ, देखो ये डायग्राम मेल या फीमेल में से एक डायग्राम पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है। आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, नहीं प्रैक्टिस करिए थोड़ा बहुत रफ बना देना, फर्क नहीं पड़ता, बट लेबलिंग सही करके आना। मैं बोल रहा हूं नंबर मिलते हैं मतलब मिलते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि टीचर नंबर नहीं देगा, जब बोर्ड का आंसर आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि यार इसमें तो मुझे नंबर मिल गए, नंबर मिलते हैं, याद रखना, ठीक है। बस लेबलिंग सही करना, याद रखना ये टेस्टीज हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख पा रहे हो वो है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या होती है, टेस्टिस। स्क्रोटम का काम पूछा जा सकता है कि स्क्रोटम इंपॉर्टेंट क्यों है। स्क्रोटम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है, याद रखना स्क्रोटम का काम क्या है, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। ये जो आप केबल देख रहे हो इसको हम बोलते हैं वास डेफरेन, और यहां पर दो ग्लैंड होते हैं, दो गुंडे होते हैं, कौन, एक है आपका सेमिनल वेसिकल और एक होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करते हैं, ये दोनों अपना फ्लूइड देते हैं और जो आपका स्पर्म सेल है उसको सीमन में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके अंदर, सीमन के अंदर। सवाल आएगा कि भाई सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, काहे, इनका यूज क्या है, तो याद रखना ये अपना फ्लूइड देते हैं जिससे कि जो हमारा स्पर्म सेल है उसको सीमन के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपका पेनिस और आपका यूरेथ्रा, यहां से वो जो आपका स्पर्म सेल होता है, जो आपका सीमन है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा ये होता है आपका वेजाइना, ये है आपका सर्विक्स। याद रखना सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स होता है अ लेयर बिटवीन वजाइना एंड यूट्रस, इसके बीच की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ध्यान से सुनते जाओ, ये सारे पॉइंट, ये सारे सवाल आपके पेपर के अंदर अगर कहीं आए ना तो तुम बोलोगे यार प्रशांत वैसे पढ़ के आए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं फोकस लगा लो प्लीज यार, थोड़ी देर की और बात है, ठीक है। तो क्या होता है, ये अपना क्या है यूट्रस, और ये हमारी है फेलोपियन ट्यूब, और ये हमारी ओवरी, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि स्पर्म सेल आता है, स्पर्म सेल आता है और स्पर्म सेल जाता है फेलोपियन ट्यूब पे, और यहां पर जाकर वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। सवाल आएगा व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, याद रखना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, याद रखना नाम, याद रखना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, इसको हम बोल रहे होते हैं। यहां पर जो होता है आपका जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट बड़ा हो के कहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है, ठीक है। और यूट्रस जो होता है अपनी एक वॉल बना लेता है, एक ब्लड लाइनिंग बना लेता है, उस ब्लड लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, एक बार बता दो, एक बार बता दो, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। याद रखेंगे ये जो लाइनिंग बनाएगा यहां पर उसको हम बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। यहां तक का पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। अब सवाल ये आता है व्हाट विल हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, ये सवाल आपके पेपर के अंदर दिख सकता है, व्हाट विल हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर। याद रखना अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेंजुरेशन साइकिल, मतलब ये जो लाइनिंग थी एंडोमेट्रियम की ये नीचे गिरने लगेगी, शेड अवे हो जाएगी वेजाइना के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंजुरेशन साइकिल। ये आपको याद रखना है अगर ये सवाल आता है। अब अगला एक इसमें से सवाल आएगा, रोल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है एक ऐसा टिश्यू है, यहां पर जब बच्चा बनता है ना, जो फीटस होता है उसको ना न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ देने होते हैं, तो वो कौन देता है, वो देता है ये टिश्यू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटे का काम होता है मदर से फीटस तक सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको पहुंचाना, और जो वेस्ट है वो फीटस से मदर की बॉडी तक पहुंचाना। याद रखना प्लेसेंटा पे एक सवाल बिल्कुल बन सकता है। वी आर ऑलरेडी एट 1,80,000 से, यार तुमने आज जो मचाए हैं ना, दिस इज द रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड अब
तो टूटने नहीं वाला, क्योंकि ये तो बन गया है बहुत तगड़े रिकॉर्ड। चलिए, तो ये पूरा का पूरा प्लेसेंटा का काम होता है। आई होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। प्लेसेंटा का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देख लेते हैं एक बार फटाफट से। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे जो मेथड इंपॉर्टेंट है, जिसपे बार बार सवाल आ जाता है, वो एक बार सुन लो, क्योंकि वो बहुत बार आया है, जो कि है आपका वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? वेसेक्टोमी के अंदर क्या होता है, वो जो मेल के अंदर मैंने आपको वास्ट डिफरेंस दिखाया था ना, वास्ट डिफरेंस याद है? वो वास्ट डिफरेंस जब हम कट करके बंद कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। और जो मैंने आपको फीमेल के अंदर वो ओविडक्ट दिखाया था ना, फैलोपियन ट्यूब, उस फैलोपियन ट्यूब को जब हम बंद कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी किसके मेथड है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। उसके अलावा एक बैरियर मेथड होता है, जैसे कि कॉन्डम का यूज करना। उसके अलावा कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं, जैसे पिल्स वगैरह जो होती हैं वो होती हैं। एक मेथड होता है आपका IUCD। क्या होता है? IUCD, है ना? इसके बारे में आपको पता होगा, जो कि होती है कॉपर टी। अगर नहीं पता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट से हेरिडिटी की तरफ। अब बढ़ते हैं फटाफट से हेरिडिटी तक एक बार फटाफट से। अरे क्या हो गया? काहे ऐड 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 लिख रहे हो? क्या एक साथ ऐड आते हैं क्या? अबे सबके एक साथ ऐड आते हैं क्या चक्कर है ये क्या चक्कर है यार? मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। सुनते चलो बेटा, समय कम है, प्लीज यार थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। मुझे नहीं पता, मैं ऐड नहीं लगाता, यूट्यूब खुद करता है यार। मुझे पता होता मैं हटा देता। सुनो, देखो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था, तीनों स्टेटमेंट रट के जानी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या आपने रट ली है तीनों टर्म्स? रट जाओ भाई, रट जाओ। अगर नहीं रटी है तो अभी रट लेना, इस लाइफ के बाद उन तीनों टर्म्स को प्लीज रट जाना। कहीं से अगर उनमें से डायरेक्टली डेफिनेशन आ जाएगी, डिफाइन द लॉ बाय द मेंडल। मेंडल ने कौन से लॉ दिए थे? आपको तीनों रटे होने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा याद रखना, सवाल यहां पर कहां से आएगा? सवाल आएगा, एक मैं आपको जनरेशन बता रहा हूं, जो कि अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक सवाल पक्का आएगा आपका। और वो देख लो सवाल कैसा आता है। जब हम दो प्लांट को लेते हैं, टी, है ना, तो इनको पहले हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं, तो एक प्लांट बनता है ये हमारी F1 जनरेशन। अब हम F1 जनरेशन को वापस से ब्रीड कराते हैं, और हमारे 4 बनते हैं। एक होता है हमारा टी, एक होता है हमारा एक होता है हमारा एक होता है हमारा, एक मिनट, एक होता है हमारा ये। ठीक है, ये चारों आपको याद रहने चाहिए। क्यों? इन पे सवाल आता है बेटा डायरेक्टली। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे तो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का जो रेशियो था वो कितना था? वो था आपका 3:1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेशियो। उसके अलावा जीनोटाइपिक रेशियो भी आपको दिख रहा है। ये क्या है? ये है जीनोटाइपिक रेशियो। ये क्या है? आपका फिनोटाइपिक रेशियो। याद रखना, जीनोटाइपिक रेशियो, और ये है आपका फिनोटाइपिक रेशियो। अगला जो इसमें सवाल आ सकता है वो है आपका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड। तो अब मुझे बता दो बेटा, सबसे पहले हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है? बताओ फटाफट तुम्हारी वो चेक कर लेते हैं, तुम्हारी फटाफट से वो नॉलेज चेक कर लेते हैं। हैप्लॉइड क्या होता है? जल्दी लिखो, जल्दी लिखेंगे बेटा, टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी, अपने पास नहीं है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है? हैप्लॉइड कौन से सेल होते हैं? जल्दी बताओ। 2n है सिंगल? बेटा पहले सोचो। अरे यार तुम क्या कर रहे हो यार? आधे बच्चे गलत लिख रहे हैं। भाई पेपर है तुम्हारा, तुम गलत कैसे लिख रहे हो यार? ऐसा मत करो भाई। हैप्लॉइड वो होते हैं जो बेचारे अकेले होते हैं, जिसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। याद रखना, सवाल पूछेगा हैप्लॉइड जो आपके जो जितने भी मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? हैप्लॉइड के अंदर, जो कि आपके बेचारे अकेले होते हैं। डिप्लॉइड के अंदर क्या होता है? डबल होते हैं। क्रोमोसोम हमेशा पेयर के अंदर हो रहे होते हैं, दो एक साथ। जैसे कि आपके स्कूल के अंदर एक लड़का एक लड़की एक साथ घूम रहे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिप्लॉइड क्या कर रहे होते हैं? एक साथ घूम रहे होते हैं। इस बात को आपको एकदम ध्यान से सुन लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज और है, जो कि बस आप एक रेशियो रट जाओ, उस रेशियो को रट जाओ, जो कि आपका क्या? डायहाइब्रिड का एक रेशियो है। बताएगा कोई? ये रेशियो रट जाओ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। राइन रेशियो 3:3:1, ये होता है आपका डाइहाइब्रिड का। जब भी आपको दो कैरेक्टरिस्टिक सवाल में आ जाए,
डाई हाइब्रिड का अब रेशियो बताओ, तो रेशियो याद रखना 9:3:3:1, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे डाई हाइब्रिड में से मुझे नहीं लगता सवाल आएगा, मोनो हाइब्रिड में से ही आएगा, वो जो मैंने अभी आपको टॉल वाला दिखाया सवाल वहीं से बनता है, बट अगर बना तो इसी पे ही बनता है, तो प्लीज इस रेशियो को प्लीज याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, फटाफट से बढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो देखो पहला इसमें एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि ह्यूमंस के अंदर मेल और फीमेल बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, तो याद रखना मेल और फीमेल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है 50%। दूसरा इस पर सवाल पूछा जाएगा कि जो मेल या फीमेल बनेगा, जो जेंडर होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या उसके फादर पे डिपेंड कर रहा है या उसकी मदर पे डिपेंड कर रहा है, तो याद रखना जो नया बेबी बनता है वो हमेशा फादर पे डिपेंड करता है। क्यों, यहां पर उसका एग्जांपल है, बोलेंगे जस्टिफाई और स्टेटमेंट, तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे, क्योंकि देखो फादर के पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम होते हैं, और मदर के पास होते हैं सेम क्रोमोसोम X और X, ठीक है। तो XY में से क्या होता है, एक X और एक Y आता है, और यहां से तो X ही आता है, ठीक है। तो अगर यहां का X और यहां का X मिल गया तो क्या बना देगा, तो वो बना देगा क्या, फीमेल, XX फीमेल बनाएगा, और अगर यहां से Y आ गया तो क्या बना देगा, तो वो बना देगा हमारा मेल। तो याद रखना हमेशा फादर पे डिपेंड करता है, क्योंकि फादर के पास XY क्रोमोसोम है, फीमेल के पास हमेशा XX क्रोमोसोम है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप ये आप करके आओगे। चलो फटाफट से बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, आर एनवायरनमेंट करेंगे, लास्ट में है आर एनवायरनमेंट, टेंशन मत लो। अभी हम फिजिक्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कितने बजे तक आप लोगों को निकलना है एक बार स्कूल वगैरह के लिए, एक बार मुझे वो बता दो, उस अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूं। एक बार मुझे बताओ कितने बजे निकलना है सबको। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मुझे आधा घंटा और दो, ठीक है, मुझे आधा घंटा और दो बेटा, आधा घंटा और दो, चलो आधा घंटा और दो। देखो अगला क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, सुनते चलो सुनते चलो, ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा बेटा, और ढंग से सुनते जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो रहा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी समझता चलेगा। देखो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अंदर ज्यादा चीजें डिफरेंस बताने की अब जरूरत नहीं है, वो समय गया। अब आप रे डायग्राम देख लेना, ये रे डायग्राम अगर नहीं देखे हैं देख लेना, जैसे कि आपका कॉनकेव मिरर का जितने भी रे डायग्राम्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एक सवाल बिल्कुल आएगा, तो रे डायग्राम आप सारे देख के जाना। अगर कोई डायग्राम नहीं देखे हैं अभी तक और टाइम नहीं है तो दो रे डायग्राम बता रहा हूं, वो तो पक्का देख लेना। एक है आपका कॉनकेव मिरर का ये वाला रे डायग्राम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम हमारे ऑब्जेक्ट को कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं। याद रखना जब भी हम हमारे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं तो उसकी जो इमेज है वो भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या करती है, बनती है, ठीक है। हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपकी इमेज बन रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम, अगर नहीं करा है तो ये वाला रे डायग्राम तो कर लेना। और अगला एक और रे डायग्राम है जो कि है आपका रे डायग्राम जब हम कॉनकेव को हम फोकस के आगे रखते हैं, फोकस के आगे रखते हैं। ये रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब भी हम रे डायग्राम ये वाला बनाएंगे, फोकस के आगे रखेंगे, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। सवाल डायरेक्टली आ जाएगा कि कॉनकेव मिरर का कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, समझाओ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, जब फोकस के आगे होगी तो याद रखना जो इमेज है हमारी वर्चुअल बनेगी, एनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, एनलार्ज बनेगी। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, 180 के न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। यहां पर बनेगी हमारी इमेज। ये हमें ये दो केसेस जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद रखने, ठीक है। सिमिलरली लेंस में भी ये दो ही केस याद रखने हैं। आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। इसमें भी ये दो केस याद रखने हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कि 2f का होता है, आपको दिखा भी देता हूं, कहां गया, एक मिनट, ये वाला केस, ये वाला केस आपको याद रखना है। जब भी आपका 2f1 पे होगा तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी, 2f2 पे बनेगी, और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और कैसी बनेगी आपकी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। याद रखना रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, ये क्लियर। और इसमें भी एक और केस इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक और केस इंपॉर्टेंट है, वही वाला जब आपकी इमेज जो है वो फोकस से आगे है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल। ये हमें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें सारी की सारी ये दो डायग्राम हमें याद रखने हैं। अब सुनो आगे अगली कहानी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन चाहे मिरर हो चाहे हमारा लेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ में होगा, इस तरफ में होगा, याद रखना इस तरफ में, तो क्या होगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट हम नेगेटिव लेंगे। जब इस तरफ में होगा तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। और एक ट्रिक और बता रहा हूं आज, उस ट्रिक से कभी कुछ भूलोगे नहीं। ट्रिक सुन लो, ट्रिक ये है जब भी कॉनकेव लिखा आ जाए, जब भी कॉनकेव लिखा आ जाए, चाहे मिरर हो
चाहे लेंस हो, फर्क नहीं पड़ता, दिमाग मत लगाना, मेरी बात सुन लो बस। कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, हमेशा फोकल लेंथ आपको कैसी लेनी है बेटा, फोकल लेंथ कैसी लेनी है, फोकल लेंथ आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है। और जब भी कॉन्वेक्स लेंस लिखा आ जाए या कॉन्वेक्स मिरर लिखा आ जाए तो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव उठा लेना, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लो, याद रखेंगे। जब भी आपका कॉन्केव लेंस है या मिरर है, फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लोगे। और जब भी आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा, चाहे मिरर है लेंस है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना पता है पॉजिटिव होता है तो होता है, बस इस तरह, ठीक है। और साइन कन्वेंशन बाकी जो होता है, राइट साइड आपको पता है, इस तरफ जो भी होगा नेगेटिव, इस तरफ जो भी होगा पॉजिटिव, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ो फटाफट, अब सुनते चलो सुनते चलो, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूं, मिरर फॉर्मूला वगैरह वो सुन लो, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। मिरर फॉर्मूला होता है वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय एफ, बट एक माइनस जो होता है वो लेंस में लग जाता है, मतलब लेंस बन जाता है वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। आपको साइन कन्वेंशन का पूरा याद रखना है, क्या बताया मैंने, याद रखेंगे। कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव में ही काउंट होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन का याद रखना है। सिमिलरली एक होता है मैग्निफिकेशन, कुछ तो गड़बड़ है दिया, मैग्निफिकेशन सुन लो। मैग्निफिकेशन जो होता है आपके मिरर के केस में, आपके जो मिरर का केस है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, आपके जो मिरर का केस है उसके अंदर होता है माइनस वी बाय यू, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो आपका लेंस का केस है उसमें माइनस हट जाता है और यहां पर आ जाता है प्लस v बाय यू। ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूले के रिवीजन। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आपके इसके न्यूमेरिकल आएंगे। अब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो इस समय पर हम बिल्कुल नहीं कर सकते, उतना समय तो है नहीं, फॉर्मूले में बिल्कुल रिवाइज कराता चल रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, देखो अगला है हमारा स्नेल्स लॉ। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, एक जगह से दूसरी जगह पे। सवाल आएगा क्यों होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, इतना याद रखेंगे। अब देखो स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। स्नेल्स लॉ होता है जब भी आपकी जो लाइट होती है, जब भी जो आपकी जो लाइट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक रेशियो बनता है जो कि होता है साइन आई बाय साइन आर, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस बात को आपको याद रखना है, साइन आई बाय साइन आर जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। स्नेल्स लॉ का बेटा एक सवाल बिल्कुल दिख सकता है जिसमें कि आपको एक सरफेस दे देंगे, बोलेंगे कि लाइट आई और रिफ्रैक्ट हो गई, लाइट आई, ये तो उल्टा बना दिया, लाइट आई और वो रिफ्रैक्ट हो गई, और एंगल ऊपर का है 30 डिग्री, नीचे का है 60 डिग्री। तो बताओ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वहां पर स्नेल्स लॉ लगेगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता है कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। तो sin 30 बाय sin 60 विल बी योर आंसर। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, sin 30 बाय sin 60। इस प्रकार का एक सवाल बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक कहानी मैं आपको और बता देता हूं जिसमें मुझे ऐसा लगता है इस बार सवाल बिल्कुल दिख सकता है, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इस पे ठीक है, मैराथन में कराया भी था। एक मिनट जस्ट पानी पी लूं यार, गला बहुत ज्यादा वो हो जाता है, एक मिनट। सर पेपर लीक करा दो, मोदी जी को फोन मिलाऊंगा आखिरी में, इस सेशन के एंड में मोदी जी को फोन मिलाएंगे और बात करेंगे उनसे फिर से, है ना, जैसे हमने कल बात करी थी। फिर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, मोदी जी बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा, मोदी जी बताएंगे, वही पेपर लीक करा सकते हैं। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। ये हमें याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कम स्पीड ऑफ लाइट उतना ज्यादा उसके अंदर रिफ्रैक्शन इंडेक्स की हमारी वैल्यू होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू बेंड अ लाइट। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। याद रखना बच्चों, यहां पर तुम गलती करोगे, मूर्खता करोगे। क्या मूर्खता करोगे, 1/f जो है ना, और f जो होती है हमें सेंटीमीटर में गिवन होती है, और आप ये फॉर्मूला लगाकर आ जाओगे। तो पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और अगर मीटर में कन्वर्ट नहीं करना तो इस फॉर्मूले को बदल दो और लिख लो 100/f, ठीक है, 100/f, जिसमें f जो है वो सेंटीमीटर में है। इस बात को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यार अगर आपने अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करा और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। अच्छा एक सवाल मुझे बता दो, चलते फिरते एक सवाल बता दो, कॉनकेव लेंस की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। चलो, पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, जल्दी बता दो कैसी होगी, बताएं, कॉनकेव लेंस की कैसी होगी।
बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव है। मैंने बोला कॉनकेव मिरर हो, लेंस हो, नेगेटिव होगी, तो उसकी फोकल लेंथ, उसकी पावर भी हमेशा कैसी होगी? उसकी पावर भी हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। चलिए ह्यूमन आई की बात करते हैं, फटाफट से ह्यूमन आई को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ह्यूमन आई का जो मेजर जो डायग्राम है वो आपको याद रहना चाहिए। उसके जो मेन फंक्शन है, वो जो ऊपर ऊपर के जो मेन फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। अगला है आइरिस। आइरिस जो होता है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है, प्यूपिल में से लाइट एंटर होती है, उसके साइज को कंट्रोल करता है। अगला है मेरा क्या? अगला अंदर आता है मेरा लेंस, और लेंस को कंट्रोल करता है सिलेरी मसल। कौन करता है? सिलेरी मसल, ठीक है। फिर आता है मेरा रेटिना, जिसके ऊपर आपकी इमेज बन रही होती है। तो ये सारा का सारा आपका जो डायग्राम होता है लाइट का, उसके मेन मेन फंक्शंस हैं। अब सवाल कहां से आएगा? सवाल आएगा मायोपिया से। एक सवाल मायोपिया में आने की गारंटीड, किसी ना किसी सेट में तो आएगा। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे सेट में आएगा या नहीं आएगा, एक सेट में तो पक्का है कि एक मायोपिया का सवाल बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। सवाल क्या आएगा? या तो ये आ जाएगा कि एक स्टूडेंट है, उसको दूर का नहीं दिख पा रहा है, बताओ उसको क्या प्रॉब्लम है। तो याद रखना मायोपिया मेरी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे दूर का बोर्ड देखना है, मुझे पढ़ाई करनी है, बट मैं देख नहीं पा रहा हूं बोर्ड। तो याद रखेंगे मायोपिया को हम दूर का नहीं देख पाते, पास का आराम से देख पाते हैं, उस प्रॉब्लम को मायोपिया बोलते हैं। अगली चीज, मायोपिया होती क्यों है? रीजन क्या है? दो रीजन हमें याद रखने हैं मायोपिया के अंदर। पहला है एलोंगेशन। क्या है? एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। जो आपका आईबॉल होता है उसका एलोंगेशन। दूसरा क्या है? जो आपका लेंस है उसका एक्सेसिव कर्वेचर। वो अगर ज्यादा कर्व हो गया ना तो क्या होगा? तो वो ज्यादा का ज्यादा आपका कर्व हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पाएगी। अब सवाल आएगा इसी में ही कि इसकी करेक्शन कैसे है, बताओ इसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो इसको करेक्ट किया जाता है एक लेंस से, और उस लेंस को हम बोलते हैं क्या? कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव लेंस। याद रखना इसका एक ऐसा कुछ ऐसा डायग्राम भी था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको एक ऐसा एक डायग्राम इसका याद हो तो बताओ। एक कॉनकेव लेंस हम आगे लगा देते थे, याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो इमेज जो आती थी पास से, इमेज जो आती थी वो क्या होती थी? आपकी जो इमेज होती थी वो अब जाकर क्या है? वो रेटिना पे जाकर ऐसे पीछे बन जाती थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। वो वाला जो डायग्राम था जिसके अंदर हम कॉनकेव लेंस से क्या करते थे? हमारी इमेज को बना रहे होते थे आई के ऊपर, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। यार तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे लिख रहे हैं ये कैसा डायग्राम? बेटा तुम मेरा डायग्राम देख लो या तो अपने नंबर देख लो, है ना। या तो तुम मेरा डायग्राम देख लो या तो अपने नंबर देख लो, डिपेंड तुम पे करता है। चलो फटाफट आ जाओ। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हम पास का नहीं देख पाते, दूर का आराम से देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इसका करेक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका करेक्शन होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस से। याद रखना इसका कॉन्वेक्स। बट मुझे ऐसा लगता है सवाल जो आएगा वो मायोपिया पे ही आएगा, ऐसा मेरा फील है। देखते हैं पेपर के अंदर, बट मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये क्लियर है। अब अगला और वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म का एक डायग्राम था, अगर आपको याद हो तो। प्रिज्म का एक डायग्राम था, बताओ किस किस को याद है? किस किस को याद है? प्रिज्म का एक डायग्राम था, किस किस को याद है? ये वाला डायग्राम किस किस को याद है? जिसके अंदर प्रिज्म के अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। ये वाला जो डायग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी लेवलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या? इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जितना डेविएशन हुआ है, तो ये लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रिज्म का ये डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा प्रिज्म का एक और डायग्राम है जिसके अंदर क्या होता है कि लाइट रे आती है और वो अलग अलग कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसके अंदर विबग्योर होता है ना। ये है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रिज्म के 2 डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है। यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट में अगर सवाल आता है तो यही हमेशा हर बार पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाई डू स्काई अपीयर ब्लू। देखो अगर ह्यूमन आई का कोई सवाल आ रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, 90% चांस है कि उसका आंसर होगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मेजरली होता है ना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके तुम सब पे ही लगा के आ जाओ कि यार भैया नहीं इसी सबका ही आंसर वो होगा, सबका नहीं होता। बट हाँ, तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली चीज क्या है? पहला है हमारा कि स्काई ब्लू क्यों करता है। देखो जब लाइट आती है, अभी हमने क्या पढ़ा? डिस्पर्जन। तो लाइट आती है वो डिस्पर्स कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से मेजरली जो होता है स्काई जो होता है आपका वो ब्लू कर जाता है। इसका रीजन है डिस्पर्जन। अगला क्या है? सन अपीयर मोर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज।
इसका रीजन भी क्या है? इसका रीजन भी आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। पहले आपके रेड कलर, पहले आपके ब्लू कलर्स हट जाते हैं, उसके बाद आपके जो रेड कलर्स होते हैं वो आते हैं। इस वजह से आपको स्काई कैसा रेड दिख रहा होता है। रेनबो फॉर्मेशन, मुझे ऐसा लगता है इधर से एक सवाल बिल्कुल बन सकता है। ध्यान से देख लो रेनबो फॉर्मेशन, एक बूंद बनाना, एक पानी की बूंद बनाना, यहां से सनलाइट आई, एक सनलाइट आई तो यहां पर वो रिफ्रैक्ट करेगी और यहां पर क्या होगा? टोटल रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन हुआ और यहां पर क्या हुआ? वो अलग अलग कलर्स के अंदर क्या हुआ? डिवाइड हो गए। ठीक है, तो ये जो है ये है रेनबो फॉर्मेशन। यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और उसके साथ साथ डिस्पर्जन भी हो रहा है, लाइट फैल भी रही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो पे ये डायग्राम बनाया ना, एक्सप्लेन करिए आना, नंबर पूरे मिल जाएंगे, कहीं नहीं कटेंगे। रेनबो फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा क्या? टिंडल इफेक्ट। इसको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन देख लो। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, इतना याद कर लो। जो आपके पार्टिकल हैं जो स्कैटर हो रहे हैं ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये फिनोमिना होता है टिंडल इफेक्ट का, बस डेफिनेशन याद कर जाओ, उतना बहुत है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। चलिए 1 मिनट में पानी पी लूं। एंड जोश कैसा है तुम्हारा वो बता दो मुझे। चलो बहुत बढ़िया, आज बहुत मजा आ रहा है। चलिए देखो, सबसे पहली चीज यहां पर डेफिनेशन हमें बिल्कुल आनी चाहिए, जैसे कि अपना 1 एम्पेयर 1 ओम ये सब हमें पता होना चाहिए। 1 एम्पेयर की क्या डेफिनेशन होती है, 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन होती है, सब हमें याद रहनी चाहिए। जैसे कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड देन द करंट इज 1 एम्पियर। इनमें से अगर डेफिनेशन आ गई तो आ गई, वैसे कम चांसेस है बट आ सकती है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, वो फॉर्मूलेज मैं आपको बता देता हूं। पहला फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा होता है I इक्वल्स टू Q बाय T, ठीक है। अगला होता है आपका पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अपने 3 आपके मेजरली फॉर्मूलेज हैं और इन फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मूला आपका बच जाता है वो है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ का एक ग्राफ याद रख लेना, ये होता है ग्राफ जो कि V और I का है। इसमें जो स्लोप है ना, ये स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। सवाल आएगा कि भाई ये ग्राफ है VI का, इसमें बताओ स्लोप क्या बता रहा है, तो स्लोप रेजिस्टेंस बताती है। बट एग्जामिनर तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। कैसे? वो ग्राफ तुम्हें देगा किसका? I और V का, I और V का वो बेटा ग्राफ देगा। तो याद रखना, जब I और V का ग्राफ दे तो जो स्लोप होती है ना वो 1/r को रिप्रेजेंट करती है। याद रखेंगे ये पॉइंट दोनों हमें याद रखें। एक तो 4 दिन हो गए बोलते बोलते गला इतना खराब हो चुका है, इस कंडीशन में मैं आज क्लास ले रहा हूं। चलो कोई नहीं, आ जाओ। देखें अब देखो, सीरीज के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम सीधा जोड़ते हैं। पैरेलल के अंदर क्या होता है? 1/r1 + 1/r2। ये बहुत बेसिक है, ये ऑलरेडी आप इतनी बार पढ़ चुके हो कि मुझे अब इसको बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस पे कोई भी न्यूमेरिकल आए, प्लीज रेजिस्टेंस ढंग से सॉल्व कर लेना यार, मैंने तुम्हें बहुत सॉल्व करना सिखाया, गलती मत करके आना, एक भी सवाल गलत मत करना, रेजिस्टेंस का तो स्पेशली, ठीक है। और रेजिस्टेंस में ज्यादा कुछ नहीं होता, सबसे पहले आर नेट निकालना, जो पूरा सर्किट है उसको सॉल्व कर लेना, आर नेट निकाल लेना। उसके बाद अगर तुम्हें वोल्टेज गिवन है, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो मेरी बात, सुन लो। जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो हमारा जो आई है वो हमेशा सेम रहता है और वोल्टेज अलग होता है। जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो वी हमारा सेम रहता है और आई जो है वो डिफरेंट होता है। याद रखना, सीरीज में आई सेम वी डिफरेंट, पैरेलल में वी सेम आई डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट क्या बोलता है कि हीट जो है जो कंडक्टर के अंदर बन रही है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला बनता है I²RT। यूजेज कहां पर है? तो यूजेज होता है पावर ऑफ, मतलब जूल हीटिंग का जो यूजेज है वो होता है आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब्स के अंदर। उसके अलावा होता है आपके जो इलेक्ट्रिकल हीटर है। याद रखना सवाल आपके पेपर में आएगा, जो इलेक्ट्रिकल हीटर है ना उसका जो मटेरियल है वो नाइक्रोम का क्यों यूज किया जाता है? तो याद रखना उसका रीजन ये होता है, एक तो जो नाइक्रोम होता है उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है जिसकी वजह से हीट ज्यादा जनरेट होती है, और दूसरा नाइक्रोम जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। याद रखना है सवाल आएगा इलेक्ट्रिकल हीटर पे नाइक्रोम क्यों यूज करते हैं? एक तो रेजिस्टेंस, दूसरा क्या?
कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, याद रखेंगे ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। और बल्ब किसकी बनती है? बल्ब बनती है टंगस्टन की। टंगस्टन क्यों? हाई रेजिस्टेंस, आप सभी को पता है, ठीक है। और एक और होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज की क्या प्रॉपर्टी है? लो मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिकल फ्यूज मतलब कि वो जैसी करंट हाई आएगा तो क्या होगा? वो मेल्ट कर जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर का सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो है पावर इक्वल्स टू वी आई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू ये। इसके कुछ एक दो फॉर्मूले और होते हैं जो कि आप याद रख सकते हो, वैसे याद होंगे ही, जो कि होता है आपका क्या? आई स्क्वायर आर, और एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने मिस कर दिया जो कि है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ये भी एक फॉर्मूला है, आपको पता है, इस पे भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। ये आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब सुन लो, न्यूमेरिकल आएगा किसके ऊपर? कॉस्ट कैलकुलेट करने पे। एक सवाल पक्का आएगा कॉस्ट कैलकुलेट करने पे, आप अपने पेपर में देखना, जिसके अंदर आपको बोलेगा कि यार सुन मेरी बात, कॉस्ट बताओ, है ना। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। मतलब आपको क्या करना है? उसके अंदर मान लो आपको पावर गिवन है, ठीक है, पावर गिवन है, मान लो आपको पावर गिवन है 5000 वॉट, ठीक है। और आपको बताएगा कि ये 5000 वॉट हमने पावर कंज्यूम करी है और हमने 10 घंटे के लिए कंज्यूम करी है, 10 आवर्स के लिए कंज्यूम करनी है। और आपको रेट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, रेट गिवन होगी जैसे कि मान लो 1 किलोवाट आवर की आपको रेट गिवन है, जो कि है 1 रुपए, 1 रुपए। और आपसे बोलेगा कि भाई अब मुझे कॉस्ट बताओ, कितना पैसे तुम्हें देना है। तो याद रखना, सबसे पहले जो वॉट है इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना, मतलब 1000 से डिवाइड कर लेना। तो 5000 वॉट मतलब 5 किलो वॉट, तो ये हो जाएगा अपना 5 किलो वॉट, ठीक है। और कितने आवर्स हैं? 10 घंटे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50। तो ओवरऑल यूजेज आ गया मेरा 50, ठीक है, ओवरऑल यूजेज आ गया 50। और आपको पता है 1 किलो वॉट के हैं 1 रुपए, तो 50 किलो वॉट के कितने होंगे? 50 रुपए। एक सवाल पक्का आएगा इसका, याद रख लेना, वैल्यूज बदलेंगे बट एक सवाल ऐसा सेम डिट्टो आपके पेपर में आपका चिपकने वाला है, तो याद रखेंगे, ठीक है। बाकी भैया आप कहां पर आओगे, किस सेंटर में आओगे? यार मैं अभी अपने होम स्टेट में हूं, जो कि है राजस्थान में अलवर। तो यहां पर मैं किसी स्कूल में जरूर जाऊंगा। एक स्कूल है यहाँ पर केवी, जो कि आप सबकी स्टेट्स में होगा, केवी केंद्र विद्यालय, वहां पर कल मैं जरूर आऊंगा 1 बजे या 1:30 बजे। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, ध्यान से सुन लेंगे। देखो वहां तक हमारी सारी थ्योरी हो गई है, जो भी हमने पढ़ना था पढ़ लिया। अब ये जो है इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उस पर बात करते हैं, ठीक है, टाइम थोड़ा कम है। तो देखो पहली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये जैसे मैग्नेट है, एक मिनट, हाँ जी, जैसे कि मैग्नेट है तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्थ से साउथ में जाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करती। नॉर्थ से कहां पर जाती हैं? साउथ में जाती हैं। इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। सवाल आएगा क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, तो याद रखना क्योंकि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो 2 डायरेक्शन आ जाएंगी, और 2 डायरेक्शन तो एक मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। नॉर्थ से साउथ में जाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्लोज हैं, यहां पर क्लोज हैं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है, वो ताकतवर है, वो शक्तिमान बना हुआ है यहां पर, ठीक है। और जहां पर कम है वहां पर इंटेंसिटी लो है। तो 3-4 पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के आपको याद यहां पर रखने हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 डायग्राम देख लो, इन 3 डायग्राम मुझे लगता है तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पहले स्ट्रेट कंडक्टर, जब भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये अपना फ्लेमिंग्स बोल रहा हूं, मैक्सवेल राइट थंब रूल है, जो कि आप देख सकते हो। थंब को ऐसे करो, जो आपकी फिंगर्स हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। अगर मेरा एक कॉइल है, एक करंट कैरिंग कॉइल है, तो याद रखना उसमें मैग्नेटिक और फील्ड ऑफ लाइंस ऐसी होंगी, ऐसी। ये डायग्राम पूछा जा सकता है कि एक करंट कैरिंग मैग्नेटिक लूप है, उस लूप के अंदर ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसी होंगी, तो भैया ऐसी बनाया आना, ऐसी बनाया आना, याद रखना, ऐसे बनाकर आओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब है हमारा सोलिनॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोलिनॉइड की ये वाले डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आएगा कि सोलिनॉइड के अंदर जो है ना, हमेशा याद रखना, सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो सेम रहती है, चाहे यहां चाहे यहां, अंदर जो है वो एकदम सेम रहेगी, बाहर अलग होगी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। अगला सवाल आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा अच्छे क्यों हैं?
ठीक है, दो तीन मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ज्यादा अच्छे क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। पहला हमारा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है। अगर हमने करंट दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, अगर करंट को स्विच किया तो उसकी नॉर्थ पोल साउथ पोल भी बदल जाएंगे। तो याद रखेंगे कि स्ट्रेंथ और पोलैरिटी, इस वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्मल मेटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉर्मल मैग्नेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्यों, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की तरफ। ये उंगली निकाल लो, याद करने का तरीका देख लो अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो। फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब करंट। ये तीन आप तरीके से आप याद कर लो, अगर इतना याद कर लोगे तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा, उसके बाद कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सवाल आ सकता है डिफाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर सवाल ऐसा आ सकता है कि भाई कैसे हम एक करंट कैरिंग वायर है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये एक्सप्लेन करोगे, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, फादर मदर चिल्ड्रन, इस चीज को हमें एकदम याद रखना है। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे आएंगे, एक सवाल छोटा सा आपको दिखा देता हूं, क्रॉस 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 क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स कहां लगेगी, लेफ्ट हैंड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनाओ, और आपका जो है ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो कहां पर लग रही है, ऊपर। बट एक चीज याद रखना, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसके अंदर याद रखना, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो भी आपका आंसर है उसका आंसर उल्टा लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो क्योंकि मेरा इसके अकॉर्डिंग आंसर ऊपर आ रहा है, तो मेरा एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में। बाकी सब पॉजिटिव पार्टिकल में लेफ्ट हैंड रूल एकदम वैलिड होता है, बट इलेक्ट्रॉन में तुम्हें फंसाया जाएगा। तो याद रखना, अगर अपवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड लिख के आएंगे। और भाई लेफ्टी हाथ का यूज करना, राइट का मत कर देना। वहां पे मैं देख रहा हूं बच्चे राइट लगा रहे हैं, वो मत करना, लेफ्ट से ही करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, चलिए, है ना, आई गेस एकदम क्लियर हो गया होगा। फटाफट से बढ़ते हैं, बार मैग्नेट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। अब देखो इसके अंदर दो पॉइंट रह गए हमारे, जो कि है शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, पहली चीज याद रखना, एमसीक्यू में सवाल पूछ सकता है शॉर्ट सर्किट पे क्या कंडीशन बनती है। कंडीशन शॉर्ट सर्किट पे ये बनती है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और करंट मैक्स हो जाता है। एमसीक्यू के अंदर एक सवाल मुझे दिख रहा है कि ये आएगा, शॉर्ट सर्किट पे करंट कैसा होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, करंट आपका मैक्सिमम होता है, रेजिस्टेंस एकदम जीरो होता है। इस बात को आपको याद रखना है, यहां पर डाल लो। अगली चीज, कुछ वायर के नाम याद रखने, एक होता है आपका लाइव वायर जिसमें से करंट जाता है ना, एक होता है आपका न्यूट्रल वायर, है ना, और एक होता है आपका कौन सा वाला, बताओ भाई, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करता है, अर्थ वायर बड़ा इंपॉर्टेंस है, अर्थ वायर की इंपॉर्टेंस बहुत है। क्यों, जितने भी चार्ज होते हैं आपकी मेटल वाले अप्लायंसेस पे, उन सारे चार्ज को पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर उसको डाल देता है। तो आई होप ये एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, ये तीनों पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप ये एकदम आपको चकाचक क्लियर हो गया होगा। एक सवाल यहां पर आएगा कि कौन सा ऐसा वायर है जिसके अंदर से फ्यूज पास होता है। एक वायर है जिस वायर से हमने अपने फ्यूज को कनेक्ट कर रखा है, कौन सा वायर है इन तीनों में से, बताएं जल्दी बताएं, इन तीनों में से कौन सा वायर है जिसको हमने फ्यूज को कनेक्ट कर रखा है। क्या हो रहा है, ब्लैक आ रहा है, क्या हुआ बेटा, एक बार मुझे बताओगे क्या हुआ। अब तो नहीं आ रहा, अब वापस आए तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। कौन सा ऐसा वायर है, तो याद रखना जो लाइव वायर होता है, फ्यूज हमेशा उसमें से यहां से पास हो रहा होता है। ठीक है, याद है, याद रहेगा, ये याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो होता है आपका लाइव वायर जो होता है, इसमें से हमेशा हमारा जो फ्यूज है वो पास करते हैं, क्योंकि लाइव वायर में ही एक्चुअली में करंट होता है। आई गेस एकदम क्लियर हो गया होगा। यहां पर हमारे जो मेन चैप्टर हैं वो हो गए। अब एक आर एनवायरमेंट पर आ रहा हूं, इसको भी पढ़ के जाओ। लास्ट में कुछ ऑल द बेस्ट तुम्हें बोलूंगा, एक मोटिवेशन तुम्हें थोड़ा दे दूंगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा, सुनते जाओ। आर एनवायरमेंट में जो सवाल आएगा वो कहां पे आएगा, सवाल आएगा आपका फूड चेन पे। फूड चेन क्या होता है, पहला सवाल, फूड चेन जो होती है आपकी वो कैसी होती है, वो यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, याद रखना, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है,
यूनिडायरेक्शनल होती है। जबकि 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 जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो है वो साइक्लिक होता है। बेटा एमसीक्यू बिल्कुल आ सकता है कि यूनिडायरेक्शनल आपका कौन सा होता है, फूड चेन, और इकोसिस्टम कैसा होता है आपका, साइक्लिक होता है। इस चीज को आप एकदम याद रखेंगे, ठीक है। और आपको पता है ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर हम डिवाइड करके रखते हैं, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रॉफिक, ये मुझे सब बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है आपका प्रोड्यूसर जो कि आपका प्लांट, प्लांट को जो खाता है वो आ गया सेकंड ट्रॉफिक में, उसको जो खाता है वो आ गया थर्ड ट्रॉफिक में, फिर आ गया फोर्थ ट्रॉफिक में। सवाल कहां से आएगा वो हम देखते हैं। सवाल आएगा हमारा 10% रूल में से, वो मैं आपको समझा देता हूं। 10% रूल में से हमारा सवाल आएगा। 10% रूल ये बोलता है कि जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है। जैसे कि आप इमेजिन करें कि अगर एक प्लांट है जो कि 1000 जूल एनर्जी बना रहा है और उसे एक ग्रास ऑपर खाता है और उस ग्रास ऑपर को एक इंसेक्ट खाता है, तो ये बताओ इस इंसेक्ट के पास कितनी एनर्जी जाएगी। न्यूमेरिकल आएगा, उस इंसेक्ट के पास बेटा कितनी एनर्जी जाएगी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जोश के साथ बताएं, बताओ कितनी जाएगी। और एक चीज याद रखना, अभी साइंस की चीजें हम खत्म कर रहे हैं, हम एसएसटी की जितनी भी जो स्ट्रैटेजीज होंगी, नोट्स होंगे, वो सब तो मैं आपको दूंगा ही। आपके साथ मैंने बोला था शुरू में आखिरी तक रहूंगा तो रहूंगा। और दिगराज सर, नेक्स्ट टॉपर की जो पूरी टीम है वो आपके साथ है, दिगराज सर आपके साथ रहेंगे एसएसटी की सारी मैराथन में। चलिए बताएं, जल्दी बताएं कितनी होगी। देखो याद रखना, पहले होता है 10%, तो इसका 10% होगा 100 और इसका 10% होगा कितना, 10, तो यहां पर होगी 10 जूल एनर्जी। तो याद रखना 10% 10% 10% एनर्जी कम होती जाती है। अब यहां पर एक सवाल यह आएगा, वाई देयर आर ओनली 4 या फिर 5 ट्रॉपिक लेवल्स। सवाल सुन लो, ये सवाल आपके पेपर के अंदर बिल्कुल दिखेगा। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं? तो याद रखना, क्योंकि 10% लॉ ये बोलता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब 4% के अंदर क्या होता है, 4 अगर हम बोल दें, मान लो 4 ट्रॉफिक लेवल हैं, मान लो 4 ट्रॉफिक लेवल हैं, 4 ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, एनर्जी यहां से आई, यहां आई, यहां आई, तो कम होती गई। जब एनर्जी लेस हो गई तो भैया फिर वो लिविंग बींग्स कैसे जिंदा रह पाएंगे। इस वजह से सिर्फ 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं, ये वाला हमने पढ़ लिया है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? बायो मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम, एक ऐसा प्रोसेस जो कि ये बताता है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीजेस। याद रखेंगे डेफिनेशन, बिल्कुल एक सवाल पूछा जा सकता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? तो ट्रॉफिक लेवल्स के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का वो इंक्रीज होता जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बायोमैग्निफिकेशन का, इस पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं कि भाई ये बताओ, जो बड़ी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि जो एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि हमारा जो वाटर होता है, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। अब उस वाटर को एक प्लांट ने लिया, प्लांट को किसी और ने खाया, उसको फिश ने खाया, और हमने क्या खाया, हमने उस फिश को खाया। तो हमारे अंदर जो इंप्योरिटीज है ना, उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है। तो ये इसका एक एग्जांपल है, कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी इन जो आपका वाटर होता है। तो उस एग्जांपल से आप बिल्कुल समझा सकते हो बायोमैग्निफिकेशन। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अगली क्या है? अगली है हमारी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन कैसे बनती है देख लो। O3 जो होती है कैसे बनती है? पहले ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो यूवी रेस की मदद से टूट जाती है, बेचारी बिखर जाती है, किसके अंदर? O+O के अंदर, ठीक है। अब ये जो O है ये वापस से ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और ये O3 बना लेती है, ये भी O3 बना लेती है, ठीक है। ये पूरी ओजोन लेयर बन गई। अब ये ओजोन लेयर जो है ये पूरी की पूरी डिप्लीट कैसे होती है? तो ये डिप्लीट होती है CFC की वजह से, जो कि होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? इस ओजोन लेयर को तोड़ देता है। सवाल आता है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज वेरी हार्मफुल। व्हाई? क्योंकि ओजोन टूट गई तो जो यूवी रेज हैं वो क्या होगा? लैग आ रहा है बेटा, क्या हो गया भैया, क्या हो गया? देखो जो यूवी रेज हैं वो अंदर आएंगी, यूवी रेज जो है वो हमारे यहां पर इसके अंदर आ गई। अब होगा क्या कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज होगी, जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स पे इंपैक्ट आएगा। उसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो याद रखेंगे 2-3 पॉइंट, ठीक है। वापस से स्क्रीन ब्लैक आई थी क्या बेटा? अगर आए तो मुझे बता देना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं आ रहा है। 1 मिनट में देख लू, 1 मिनट। देखो मेरे एंड से सब सही है, आई डोंट थिंक कुछ दिक्कत है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है एसी डीसी डिफरेंस बता दो। एसी डीसी डिफरेंस में बेटा कुछ मत लिख के आना, मैं जो आपको बता देता हूं वो लिख के आ जाना। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका करंट है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। यहां पर जो करंट है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, और यहां पर जो करंट है वो क्या होता है, वो साइकिल्स के अंदर रोटेट होता है, साइकिल्स के अंदर रोटेट होता है। ठीक है, इतना आप लिख दो। उसके अलावा एक पॉइंट और बता देता हूं बेटा एसी के अंदर, कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो अपने घरों में आती है मेजरली, जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि जो करंट है वो कितनी 100 साइकिल्स को परफॉर्म करेगा, 100 साइकिल्स को परफॉर्म करेगा। याद रखना 100 बार ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो करंट है हमारा 100 साइकिल्स को परफॉर्म करता है, ये आप याद रखेंगे, यहां पर याद रखेंगे। एसी होता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट, और ये होता है आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी डीसी में अगर डिफरेंस आ जाता है, आने के चांसेस कम है, आएगा तो ये आएगा एमसीक्यू के अंदर। 50 हर्ट्ज का मतलब है 100 टर्न्स, इस चीज को हम याद रखेंगे। ठीक है, कॉल मोदी जी बेटा रुक जाओ। ठीक है, तो सीएफसी के आपको मैंने यूजेस बता दिए। अब वेस्ट के सेक्शन में हम आते हैं फटाफट से। तो वेस्ट दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिफरेंस आपको पता है, बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो डीकंपोज हो सकते हैं, और ये जो है वो डीकंपोज नहीं हो सकते। यहां पर मेरा एक छोटा सा सवाल जो कि बार बार पूछा गया है, इक्वेरियम्स जो होते हैं आपके, उनको क्लीन क्यों करना पड़ता है, जबकि लेग्स जो होती हैं उनको क्लीन नहीं करना पड़ता। एक्वेरियम को क्लीन क्यों करना पड़ता है, सवाल बिल्कुल दिख सकता है। उसका रीजन है, याद रखना, जितने भी आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जैसे कि एक्वेरियम, उनके अंदर डीकंपोजर्स नहीं होते। डीकंपोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डीकंपोजर्स नहीं होंगे तो डेड एंड डीकेइंग को क्या करेगा, वो डीकंपोज नहीं कर पाएगा, और होगा क्या ना कि जो हमें बार बार क्लीन करना पड़ेगा। जबकि लेग्स जो हैं वो क्या है, वो नेचुरल इकोसिस्टम है, वहां पर डीकंपोजर्स प्रेजेंट है, तो वो हमें क्लीन करने की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखेंगे बिल्कुल एकदम। तो ये हमारा हो गया बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और मैंने आपको एक डिफरेंस भी बता दिया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। तो आई गेस इसको मुझे वापस एक डेफिनेशन पढ़ लो। बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर कंपाउंड्स लाइक पोल्यूटेंट्स और पेस्टिसाइड्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एज दे मूव अप द फूड चेन। ठीक है, तो ये आपका था। चलिए बेटा, यहां पर आपकी पूरी की पूरी चीज हो गई है। अब एक दो चीजें सुन जाओ, अभी भागना नहीं है। मैं आपको एक दो टिप बता रहा हूं जो कि आपको पेपर में फॉलो करनी है। जैसे ही पेपर आएगा तो क्या करना है, पेपर हाथ में आते ही एमसीक्यू पढ़ना, एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू मत करना प्लीज। पूरे पेपर को गो थ्रू करना है हमें। ठीक है, सुन के जाओ, मेरी बात सुन लो, ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आपको एग्जाम में कोई नहीं बताएगा। एग्जाम में देखो ओएमआर आपको भरना आ गया है, ओएमआर में टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट से अच्छी तरीके से ओएमआर भर देना। अब जो पेपर जैसे ही आएगा ना, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने मत बैठ जाना। करना क्या, जितने भी आपके फिजिक्स के या फिर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो आप सारे सवाल पढ़ो, जितने भी आपके यूनिट्स है ना, यूनिट्स, जितने भी आपके यूनिट्स होंगे बेटा, उन यूनिट्स को ना अंडरलाइन कर लेना। बहुत स्कूलों में अंडरलाइन नहीं करने देते। आप क्या करना, आप बस डॉट लगा लेना, वहां पर डॉट तो लगाने देते हैं, डॉट लगा लेना मेरी जान। उससे क्या होगा, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि यहां पर यूनिट है। होगा क्या, यूनिट्स जो होते हैं उससे आप मिस्टेक कर लोगे, सेंटीमीटर, मीटर, डायोप्टियर, यूनिट्स का पूरा गेम है यहां पर। यूनिट्स अगर गलत हुई ना भैया तो जिंदगी फिर दिक्कत में पड़ जाएगी। यूनिट्स पढ़ लेना। और मैं बता रहा हूं, एक दो सवाल एमसीक्यू के अंदर ट्रिकी आएंगे। मैं हर बार बोल रहा हूं, एमसीक्यू के अंदर एक दो सवाल ट्रिकी आएंगे। ट्रिकी सवाल दिखते ही छोड़ो ना, क्या दिक्कत है। एमसीक्यू के सवाल ट्रिकी आएंगे, लॉन्ग आंसर तो आसान है, उनको अटेम्प्ट करो ना मेरी जान, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। तो याद रखेंगे, सिर्फ हमें यूनिट्स अंडरलाइन करने हैं। ट्रिकी सवाल अगर देखते हैं, घबराना नहीं है, आगे बढ़ जाना है ट्रिकी सवाल से, क्योंकि मैं बोल रहा हूं एमसीक्यू के अंदर ट्रिकी सवाल बनेंगे, एक दो बनेंगे यार, वो एक दो नंबर होंगे। तुम्हारे लिए एक दो नंबर जरूरी है, 5-6 नंबर जरूरी है, ये बताओ मुझे। 5-6 नंबर ना, एक दो नंबर को साइड रखो और आगे बढ़ते चलो। अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्टिंग का देखो तुम्हारा एक तरीका होता होगा। बेस्ट तरीका यही है कि सेक्शन ए पे बढ़ो, फिर बी पे बढ़ो। बेसिक तरीका ही अपना बेस्ट है साइंस के अंदर। ठीक है, ए बी सी डी अपन को ऐसे बढ़ते चलना है। और वो जो आपका आखिरी सेक्शन होता है केस बेस वाला, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो बहुत सिंपल आएगा, आराम से कर लोगे। जो चीज टफ आएगी, जहां पर तू कंफ्यूज होगे, वो होगा असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, समझना है कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है, इसमें क्या हमें चीजें समझा रहे हैं, क्या हमसे पूछ रहे हैं। जब तक आप समझोगे नहीं ना असर्शन रीजनिंग, तब तक आप अटेम्प्ट मत करना। असर्शन रीजनिंग का चाहे गैप छोड़ देना, जब तक आप असर्शन रीजनिंग में श्योर ना हो जाओ कि करेक्ट रीजन है क्या है। ठीक है, मेजरली जो होगा, मेजरली आपके जो आंसर्स उसमें बनते हैं, वैसे उसके मेजरली आंसर तो देखो मैंने देखा है कि ए ही बनते हैं, है ना, मेजरली। बट मैं ऐसा गारंटी से नहीं बोल सकता, क्योंकि मेजरली क्या होता है, जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। बट आपको ढंग से पढ़ना है।
असर्शन रीजनिंग में कोई गलती नहीं करनी, वहां पर एक भी बच्चा नंबर नहीं कटवा के आएगा। 2 बार पढ़ोगे क्वेश्चन को तब अटेम्प्ट करोगे हर एक वर्ड। देखो एक टर्म समझ लेना, सवाल में कभी कभार पूछता है हाउ और कभी कभार पूछता है वाई। जैसे कि पूछा, जैसे कि हाउ और वाई में एक डिफरेंस होता है, हाउ और वाई में कैसे होता है, तो ये जो डिफरेंस है ना, ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो हाउ और वाई में एक डिफरेंस है बेटा। इंग्लिश पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, तुम गलत आंसर लिख कर आ जाओगे वहां पर, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर। तो वो जो मिस्टेक्स है ना वो पकड़नी है तुम्हें क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़ना है। एंड बस मैं तुम्हें इतना बोल रहा हूं, पेपर बहुत सिंपल आएगा, पेपर आसान आएगा, है ना भैया। मोदी जी को कॉल मिला दो, लो यार रुको, मोदी जी को फोन मिला लेते हैं, हाँ रुको यार, हाँ मोदी जी को फोन मिला लेते हैं, कैसे, हाँ मोदी जी कैसे हो, हाँ मोदी जी आपको बताया तो था आज बिजी चल रहा हूँ, कल आता हूँ चाय पीने। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि इनके पेपर में क्या आएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लो। मोदी जी क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अच्छा ओजोन फॉर्मेशन आ सकता है, मोदी जी कह रहे हैं बेटा ओजोन फॉर्मेशन, और क्या है, और क्या बता रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी कह रहे हैं रिएक्शन सारी, बेटा रिएक्शन सारी पढ़ लो, ठीक है, अभी पढ़ा भी दी है, PbNO3 वो सारी रिएक्शन पढ़ जाओ। और मोदी जी, और अच्छा रिएक्शन तो सारी बता दी, ठीक है, डायग्राम पढ़ लिए, हाँ डायग्राम तो सब पढ़ा दिए, और क्या बच गया, अरे भाई कुछ टाइम पास कर रहा हूं, कुछ मोदी जी से कॉल नहीं कर रहा, सीरियस मत हो जाना, जितना पढ़ा है ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये आपके सिलेबस से मैं इंपॉर्टेंट चीजों को कट करके लेकर आया हूं। अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपने लेट ज्वाइन करा है, प्लीज इस सेशन को पूरा देख लेना। एंड मैं आपसे बस 2 रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहली रिक्वेस्ट क्या है, पहली रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म है, आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अगर आप 4 से 5 दिन की मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो, उस गूगल फॉर्म को आपको एग्जाम देने के बाद आके भरना है। एक वीडियो खुद की बनानी है, पेपर कैसा गया, क्या मैराथन से मदद हुई, अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करोगे, वो आप वीडियो एक खुद से शूट करके उस गूगल फॉर्म पे अपलोड कर देना, 30 सेकंड की, 10 सेकंड की, अपने इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो ताकि मैं आपके वो देख पाऊं, मुझे रिव्यूज जानने हैं बस, बाकी कुछ नहीं। दूसरी चीज, एक मीटअप फॉर्म आपको मिलेगा जो कि हम 12 तारीख 13 तारीख में मीटअप प्लान करेंगे, वो है। तो 2 चीजें आपको करनी है, बाकी अगली जो SST की गारंटी है वो दिगराज सर आपके साथ खड़े हैं। बस इतना बोलूंगा, जोश मीटर हाई खींच के रखना है अपन को, नीचे नहीं गिरने देना। एंड ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन एग्जाम होगा। एग्जाम देकर आओ तो बोलना प्रशांत भैया एग्जाम फोड़ा, ठीक है। तो आपकी हर स्टेट में तो मैं नहीं आ पाऊंगा मिलने के लिए, बट अलवर राजस्थान में मैं जरूर स्टूडेंट से मिलने आऊंगा। 1 बजे तो मिलते हैं हम आपके स्कूल्स के बाहर। चलिए, टेक केयर, एंड दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ एंड दिस जर्नी वाज बेस्ट। एंड SST की स्ट्रेटेजी भी आपको यहां मिलेगी कल या फिर परसों। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। एग्जाम फोड़ो, रिवाइज कर लो, करना है तो, वरना तैयार हो जाओ, चिल करो, पेपर दो, फोड़ के आओ। चलो, टेक केयर, बाय 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 बाय। एंड ऑल्सो हाँ, हमने इतिहास रच दिए हैं आज, 1,85,000 स्टूडेंट्स, जो कि कोई और नहीं कर पा रहा है। इतिहास है ये, इतिहास। तो दिल से शुक्रिया, और बस इतना बोलूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो, टेक केयर, बाय 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 बाय।